हेलो एवरीवन, बेटा स्टार्ट कर रहे हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर लक्ष्य बैच में। अगर आपको मेरी साउंड आ रही है, मैं आपको दिख रहा हूं, तो जल्दी से बता दो, ओके लिख दो। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत दिन बाद बच्चों से मिलते हुए काफी खुशी हो रही है और आज कुछ प्लान्स के साथ आए हैं, कुछ करना है आपके लिए और लास्ट तक मैं आपको पढ़ाता रहूंगा। मतलब टिल मान के चलो कि इवन आप एग्जाम मान लो मैं बीच में मनीष दुबे सर भी रहेंगे तो भी मैं आपके साथ बना रहूंगा कैसे भी करके, ठीक है। तो ये चीज को लिए परेशान मत होना। बहुत सारे बच्चे काफी मैसेज कर रहे थे, कब आ रहे हो कब आ रहे हो, तो फाइनली आगे स्टार्ट करने वाले एक लेक्चर को, ठीक है। हाँ, मैं बहुत बढ़िया, मेरे को ऐसा लग रहा है आप लोग भी काफी खुश होंगे। और ऐसा पता चला है कि गाँव में, हाँ, आपकी बकरी ने बच्चा दिया है, वो बच्चा बड़ा हो गया है, ऐसा पता चला मुझे, ठीक है। चलो स्टार्ट करें बेटा हम लोग। आज स्टार्ट करेंगे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। क्या प्लान है बता देता हूं आपको, ठीक है। हाँ, वेलकम बैक। वीएनटीआर प्रो बताऊंगा, जरा टेंशन मत लो, ठीक है, क्लियर है। जितनी खुशी मुझे हुई आप लोगों से मिलकर, शायद आप में से बहुत सारे बच्चों को हो रही होगी। जैसा कि मैं इस चीज के लिए काफी ज्यादा माफी मांगना चाहूंगा कि भाई मैं था नहीं बहुत दिन तक और बहुत सारी चीजें आपको करानी थी, मिस हुआ। कोई बात नहीं, यहाँ से हम लगकर करेंगे, साथ में रिवीजन भी करेंगे और आगे का सिलेबस भी करेंगे। जो बच्चे थोड़ा सा भी घबरा रहे थे, घबराओ मत। 11th भी करेंगे, 12th भी करेंगे। 11th में 12th में सबसे पहले मॉलिक्यूलर और प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस रिवाइज करेंगे। हाँ, मैंने मॉलिक्यूलर आपको पढ़ाया था, तो जो क्वेश्चन आए नीट में, क्या आपसे वो सारे बन रहे थे? आप खुद से बताना। बहुत सारे बच्चों ने पेपर देखा होगा, क्या मॉलिक्यूलर के सारे क्वेश्चन आपसे बन रहे थे? काफी सारे क्वेश्चन आए थे, क्या आपसे सारे बन रहे थे? फिर बताओ जल्दी से बेटा, ठीक है। हाँ, ये कह रहा हूँ सर, बन रहे थे, ठीक है। हाँ, चलिए स्टार्ट करेंगे अब फटाफट से बेटा स्टार्ट करेंगे। और प्लान ये है, आज पहले माइक्रोब्स पढ़ा रहा हूं मैं आपको, और आपके पास अभी बहुत सारे बच्चों ने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का मैंने लेक्चर दिया हुआ है, प्लीज उसे देख लो। मैं मान रहा हूं वो प्री रिकॉर्डेड था, पहले का लेक्चर था, पर प्रॉब्लम ये है कि बेटा हम एक पर्टिकुलर छोटे टॉपिक को बार-बार रिकॉर्ड जनरली नहीं करते हैं, उसकी जगह कुछ और पढ़ाते हैं। जैसे आज मैं आपको माइक्रोब्स पढ़ा रहा हूं, तो मैं ये मानूंगा कि आप एक बार और उसे देख लें, मेरे कहने से एनसीईआरटी रिवाइज कर लें, उसके डाउट्स 100% ले जाएंगे। पहले आप जरा आज इसको स्टार्ट करते हैं। और कुछ प्लान है आपके लिए, जैसे कि 9:30 से आपकी एक्स्ट्रा क्लास लगाऊंगा मैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस को रिवाइज करने के लिए। मुझे 4 से 5 क्लास चाहिए पूरा चैप्टर रिवाइज करने के लिए, 4 क्लास में मैं करा दूंगा, वो मैं 9:30 के आसपास लगाऊंगा। ऐसी 4 क्लास में मैं मॉलिक्यूलर पूरा रिवाइज कर दूंगा और उसके साथ मैंने अभी आपको सक्षम वाली डीपीपी नहीं दी है, वो साथ के साथ मैं दूंगा। दूसरा, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर और इकोलॉजी पैरेलल मूव करने लगेंगे आपके लिए। और इसके साथ बेटा, इसके साथ क्या करेंगे, आपको कुछ काम 11 का भी देना स्टार्ट करेंगे और उसके लिए असाइनमेंट देना स्टार्ट करेंगे, क्लियर है। तो बिल्कुल किसी को घबराना नहीं है, मेहनत करने के लिए तैयार हो जाओ, मैं भी तैयार हूं, बहुत बढ़िया से करने वाले। बस ये है कि आपको थोड़ा सा पेन तो लगेगा, मेहनत ज्यादा लगेगी, है ना, ठीक है बेटा। हाँ ठीक है। हाँ बेटा, एवोल्यूशन के लिए कुछ बच्चे लिख रहे हैं कि उनके एग्जाम में आ रहा है। बेटा देखो, हमने क्या किया था, शेड्यूल ऐसे बनाया था कि कुछ टाइम तक मैं पढ़ाऊंगा, फिर मनीष दुबे से पढ़ाएंगे। जैसे मुझे लगेगा कि सर थोड़ा सा फ्री में उनसे रिक्वेस्ट करके एवोल्यूशन भी कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। तो घबराओ मत, है ना, पढ़ो ध्यान से। पर एक चीज मैंने ऑब्जर्व करी कि नीट में डिलीटेड सिलेबस से क्वेश्चन कम आए थे। एवोल्यूशन का एक क्वेश्चन आया था, अच्छा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का भी ठीक ठाक क्वेश्चन था, बायोटेक से बड़े क्वेश्चन थे, मॉलिक्यूलर बेसिस से बहुत क्वेश्चन थे, है ना, क्लियर है, ठीक है। करें स्टार्ट बेटा। हाँ ठीक है, स्कूल में एग्जाम चल रहे हैं तो मॉलिक्यूलर करो ना, स्कूल में एग्जाम चल रहे हैं तो मॉलिक्यूलर करते हैं। मॉलिक्यूलर प्रिंसिपल ऑफ, देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, मुझे एक बताओ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लाइंग प्लांट है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्टिव, 3 चैप्टर हो गए। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और मॉलिक्यूलर, आपके हिसाब से नीट में कितने क्वेश्चन आएंगे? मेरे हिसाब से 6 12 और प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और उसको मिला के 20 के 20-22 क्वेश्चन आने चाहिए इन 5 चैप्टर से। तो क्या आप रेडी नहीं हो 20-22 क्वेश्चन, 90 में से 20-22 क्वेश्चन करने के लिए? कर लो ना, क्या हो गया। इसके अलावा आपने बायोटेक भी कर लिया, उसके भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी पहले 12th पे फोकस करेंगे, मैं एक्स्ट्रा में कराऊंगा बेटा, 11 जिसको करना वही करे, सबके लिए नहीं कह रहा हूं मैं। घबराने लग जाते हो पहले, बहुत सारे बच्चे मैसेज करने लगते हैं। चलो स्टार्ट करें बेटा। सबसे पहले हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं, लक्ष्य में हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर पढ़ा रहा हूं, ये आपके नेक्स्ट उसका टॉपिक है। और फिर मैं बेटा आपको आज डाउट ले सकता हूं या प्लीज एक दिन और ले लो, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जिन बच्चों ने नहीं देखा है प्लीज देख लो, और उसके बाद हम दोबारा से क्या करेंगे, उसके डाउट्स का मतलब पूरा दोबारा समझा सकता हूं, 100% दोबारा समझा दूंगा, पर एक दिन और ले लो, रिवाइज कर लो मेरे कहने से, एक बार फिर से लेक्चर देख लो ताकि मैं आपके उसके डाउट्स ले सकूं, मैं डाउट्स इन द सेंस दोबारा समझा दूंगा। तो चलो पहले स्टार्ट करते हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है, क्लियर है। हाँ ठीक है, मिनरल न्यूट्रिशन करा दो यार, ये पढ़ा रहा हूं, देखो क्या पढ़ा रहा हूं मैं। देखो अब हमारे पास क्या है, ये चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, इसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूं आपको, ठीक है, ध्यान से देखना। आज के टॉपिक है, हम सबसे पहले आपसे मैं पूछना चाह रहा हूं व्हाट इज माइक्रोब्स, है ना। अब चैप्टर स्टार्ट करो, प्लीज ध्यान से पढ़ना। इससे भी क्वेश्चन आए थे 2 से 3 नीट में, इससे भी क्वेश्चन आए थे। तो हम अब एक चीज और भी ना बेटा, आपको ऐसा नहीं कर सकते कि बिल्कुल सिलेबस रोक दें, पुराना रिवाइज एक्स्ट्रा टाइम में करेंगे 9:30 के बाद से, ठीक है, क्लियर है। चलो अब मेरी बात सुन ध्यान से। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ये क्या चैप्टर है, इसमें क्या किया गया है, माइक्रोब्स के बारे में बताया गया कि कौन से माइक्रोब्स हमारे बेनिफिट के हैं। तो सबसे पहले एनसीईआरटी ने बोला है कि हमारे आसपास मैक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक मतलब बड़े साइज के प्लांट और एनिमल तो होते ही हैं, बहुत सारे छोटे छोटे साइज के जो नेकेड आई से आसानी से ना दिखे माइक्रोब्स भी मिलते हैं। किन चीजों को मैं माइक्रोब्स बोलता हूं, तो एनसीईआरटी क्लियरली कहती है, एनसीईआरटी क्लियरली कहती है कि माइक्रोब्स क्या है। माइक्रोब्स हमारे पास बहुत सारी चीजें, तो माइक्रोब्स मैं किनको कह रहा हूं, माइक्रोब्स मैं माइक्रोब्स कह रहा हूं किसको बेटा, मैं बैक्टीरिया को माइक्रोब कहता हूं क्योंकि मुझे वो नेकेड आई से नहीं दिखता। मैं फंजाई को माइक्रोब कहता हूं, मैं प्रोटोजोआ को माइक्रोब कहता हूं। माइक्रोब का मतलब यूनिसेलुलर नहीं है। मैं वायरस को माइक्रोब कहता हूं, मैं वायोइड को माइक्रोब कहता हूं, मैं प्रायोन्स को माइक्रोब कहता हूं। अब आप में से जिनको नहीं पता प्रायोन्स क्या, मैं बता देता हूं। देखो एनसीईआरटी क्लियरली कहती है कि बैक्टीरिया माइक्रोब है, फंजाई है, प्रोटोजोआ है, वायरस, वायरस आपको पता होना चाहिए, बैक्टीरिया से भी छोटा होता है। वायरोइड जो होता है उसमें क्या होता है, वायरोइड में मेरे पास सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होता है। जैसे वायरस में क्या है बेटा, मेरे पास प्रोटीन का कोट है, आपने पढ़ा ये प्रोटीन का कोट है, और साथ में जेनेटिक मटेरियल, ये 2 चीजें होती हैं, ये 2 चीजें होती हैं बेटा। किसमें होती है ये माइक्रोब्स में, वायरस में। वायरोइड में क्या होता है, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होता है, क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल। और प्रायोन्स में क्या होता है, सिर्फ मेरे पास कवर होता है, प्रोटीन का कोट होता है, क्या होता है, प्रोटीन का कोट होता है। तो इन सब को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोब्स बोलते हैं। तो माइक्रोब्स का मतलब सिर्फ बैक्टीरिया फंजाई नहीं है, वायरस भी इंक्लूड होता है। और ऐसा नहीं कि वायरस सिर्फ नुकसान के लिए होते हैं, बहुत सारे ऐसे वायरस हैं जिससे ह्यूमन का बेनिफिट भी होता है। तो एनसीईआरटी ने क्लियरली लिखा है कि माइक्रोब्स जो है, माइक्रोब्स फाउंड एवरीवेयर, सब जगह मिलते हैं। माइक्रोब्स फाउंड एवरीवेयर, सब जगह मिलते हैं, ठीक है, सब जगह मिलते हैं माइक्रोब्स हमारे पास, क्लियर हो गया। माइक्रोब्स सब जगह मिलते हैं, क्लियर, सब जगह मेरे पास माइक्रोब्स मिलते हैं, सब जगह, जहां भी आप देखो, एयर में, वाटर में, ठीक है, सॉइल में, सब जगह मेरे पास माइक्रोब्स मिलते हैं, हवा में, पानी में, सॉइल में मिल जाते हैं। और मेरे पास कह रहा है कि मेरे पास थर्मल गीजर में, थर्मल गीजर क्या होता है बेटा, गर्म पानी में, थर्मल गीजर्स में मेरे पास अबाव 100 डिग्री सेल्सियस पर भी मिल जाते हैं। आप याद करो, आपने एक एंजाइम पढ़ा था थर्मस एक्वेटिकस, बैक्टीरिया में टैग पॉलीमरेज, उस तरह के एंजाइम वाले माइक्रोब्स होते हैं जो वहां मिल जाते हैं। डीप सॉइल में, सॉइल में डीप मिल जाते हैं, सॉइल में डीप मेरे पास क्या मिल जाते हैं, माइक्रोब मिल जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझो माइक्रोब्स क्या है, ये माइक्रोब्स हैं, इनको माइक्रोब्स कहते हैं। माइक्रोब्स कहां मिलते हैं, सब जगह मिलते हैं। आपके गट में है, गट में मतलब आपके इंटेस्टाइन में होते हैं, मिट्टी में होते हैं, पानी में होते हैं, एयर में होते हैं। इसके लिए याद है किसी को, एनसीईआरटी ने क्लास 11 में एक वर्ड लिखा था, कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है सब जगह मिलने वाला।
और थर्मल गीजर्स मतलब होते हैं अनयूजुअल जगह पे, ये अनयूजुअल है, अनयूजुअल मतलब जहां पे गर्म पानी मिलता है, अनयूजुअल है ना, सॉइल में डीप लेयर्स में मिलना ये माइक्रोब्स के लिए बड़ा मुश्किल है। तो ये चैप्टर में ऐसा नहीं आपको ये पढ़ाएगा कि माइक्रोब्स कहां मिलते हैं, चैप्टर में ये पढ़ाएगा आपको कि माइक्रोब्स की एप्लीकेशन क्या है। अच्छा मैं आपसे अगर पूछूं माइक्रोब्स को देख कैसे सकते हो, आप बैक्टीरिया को देख सकते हो, कैसे देखोगे? देखो बैक्टीरिया को देखने का दो तरीका है, एक आप माइक्रोस्कोप से सिंगल बैक्टीरिया देख लो, तो मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, अगर हाउ वी कैन स्टडी माइक्रोब्स, तो माइक्रोब को स्टडी करने का क्या तरीका है, वी कैन ऑब्जर्व बाय माइक्रोस्कोप। एनसीईआरटी ने डायग्राम दे रखा है कि इतने एक्स पर मैं देख सकता हूं, वी कैन ऑब्जर्व बाय माइक्रोस्कोप, मैं माइक्रोस्कोप से इसको देख सकता हूं, ठीक है, माइक्रोस्कोप से देख सकता हूं, कैसे देख सकता हूं, माइक्रोस्कोप से देख सकता हूं, ठीक है। मान लो क्योंकि माइक्रोस्कोप बैक्टीरिया मेरे पास किसमें साइज होता है बेटा, बैक्टीरिया का साइज म्यू मीटर में होता है, किसमें होता है, माइक्रोमीटर में होता है, माइक्रोमीटर में होता है बैक्टीरिया का साइज। और वायरस का साइज क्या होता है, वायरस का साइज क्या होता है, नैनोमीटर में होता है, वायरस का साइज क्या होता है, नैनोमीटर में होता है, ये चीज समझो। दूसरा मैं किसमें देख सकता हूं, कॉलोनी होती है, देखो ये मान लो एक, ये मेरे पास एक पेट्री प्लेट है, पेट्री प्लेट समझ में आता है, एक कांच की प्लेट है, इस प्लेट में आपने न्यूट्रिएंट मीडियम डाल दिया, क्या डाल दिया, न्यूट्रिएंट मीडियम डाल दिया, तो यहां पर मेरे पास ये बैक्टीरिया और फंजाई कॉलोनी बना सकते हैं, बैक्टीरिया और फंजाई क्या बना सकते हैं, बैक्टीरिया एंड फंजाई फॉर्म कॉलोनी, ये कॉलोनी बना सकते हैं, कॉलोनी बना रहे हैं। तो आप कॉलोनी देख सकते हो, ये नेकेड आई से दिख जाएगी, कॉलोनी किससे दिख जाएगी, नेकेड आई से, कॉलोनी विजिबल बाय नेकेड आई, ये नेकेड आई से कॉलोनी दिख जाएगी, ध्यान रखना। तो बैक्टीरिया आप कैसे देख सकते हो, माइक्रोब से देख सकते हो, वो माइक्रोमीटर में होता है, ये नैनोमीटर में होता है, छोटा होता है, और बैक्टीरिया और फंजाई कॉलोनी भी बना सकते हैं, आप ऐसे देख सकते हो। क्या ये जिस एनसीईआरटी ने क्लियरली बोला है कि बैक्टीरिया सिर्फ माइक्रोब से डिजीज नहीं करते, माइक्रोब्स के बेनिफिट भी है, और हम इस चैप्टर में माइक्रोब्स के बेनिफिशियल इफेक्ट्स पढ़ने वाले हैं, डिजीज नहीं पढ़ने वाले, बेनिफिशियल इफेक्ट्स पढ़ रहे हैं। क्या यहां तक क्लियर है? हाँ बहुत खतरनाक प्लेट बनी है, क्यों चेक करते रहते हो, मैं कहता हूं मत चेक करो जब पढ़ा हूं मैं, तो आप माइक्रोस्कोप से देख सकते हो, ठीक है, यहां पे क्लियर है। गुंजन चौधरी हाई लिख के पिटाई करूंगा, मेरे सामने पिटाई करते थे बेटा में, हाँ ठीक है क्लियर। यूबिक्विटस भी सब जगह मिलने वाला होता है, चेक मत किया करो, काम की बात लिखा करो ना, है मैं कुछ पूछूंगा तो फिर लिखना भूल जाओगे, आप गायब हो जाएंगे ऐसे, कुछ पूछूंगा चैट में फिर लिखो, आप लिखो आंसर। मैंने क्या पढ़ाया, हैंड रिटन नोट्स दे दिए इस वाले चैप्टर के आपको आज मिल गए, ठीक है। हाँ मैंने सिंपल ये पढ़ाया, किसको देखो अभी तक तो कुछ पढ़ाया नहीं यार, रिपीट लिख रहा है समझदार बच्चा। माइक्रोब किसे कहते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, वायरस, वायरॉइड, प्रायोन्स। वायरस क्या होता है, प्रोटीन कोट और जेनेटिक मेटेरियल, वायरॉइड क्या होता है, जेनेटिक मेटेरियल, प्रायोन्स में से प्रोटीन कोट होता है, सब जगह मिलते हैं वायरस हमें, बैक्टीरिया मतलब माइक्रोब्स है ना, खासकर बैक्टीरिया, या तो माइक्रोस्कोप में देख लो या पेट्री प्लेट में देख लो, है ना, ठीक है क्लियर। आगे चलो, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे भाई, एप्लीकेशन पढ़ेंगे माइक्रोब्स की, कहां पढ़नी है, देखो भाई हमें यूज पढ़ना है माइक्रोब्स का, सुन लो ध्यान से, एप्लीकेशन पढ़नी है माइक्रोब्स की, माइक्रोब्स को अपने बेनिफिट के लिए यूज करना है। देखो कहां कहां करते हैं इस चैप्टर में, कहां कहां यूज करोगे, सबसे पहले यूज करोगे हाउस होल्ड प्रोडक्ट में, आप घर में कोई ऐसी चीज बनाते हो जहां पर माइक्रोब यूज हो सकता है, हाउस होल्ड प्रोडक्ट में यूज करोगे। दूसरा आप कहां यूज करोगे, इंडस्ट्री में यूज कर सकते हो माइक्रोब्स को, कहां यूज कर सकते हो, इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री में तीन जगह, अल्कोहल बना सकते हो, देख लो बेटा चैप्टर में क्या पढ़ना है, अल्कोहल बना सकते हो, उससे आप क्या बना सकते हो बेटा, एंटीबायोटिक्स बना सकते हो, और क्या कर सकते हो, और क्या कर सकते हो, कुछ प्रोडक्ट ले लो इससे। उसके बाद सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, आपको मैं खास चीज पढ़ाऊंगा, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक और सबसे ज्यादा समझने का है ये, इसे एसटीपी कहते हैं। इसके अलावा बायोगैस प्लांट में माइक्रोब यूज कर सकते हैं। उसके बाद फिफ्थ में आ जाओ आप, बायो कंट्रोल एजेंट पढ़ेंगे, और लास्ट टॉपिक रहेगा इस चैप्टर का बायो फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर। अब ये बेटा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन के पर्पस से बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज दिस। और हम स्टार्ट कर रहे हैं हाउसहोल्ड प्रोडक्ट से, मतलब घर में माइक्रोब को आपके अपने आसपास, मतलब ऐसा नहीं है ना माइक्रोब का हमारे आसपास कोई यूज नहीं, आप में से बहुत सारे दही जमाते हैं घर में, है ना, जब कोई सवाल पूछता है मास्टर तो मुंह में दही जम जाती है, कुछ बोलते नहीं हो तुम, है ना, वहां तो तुम्हारे कुछ आवाज नहीं निकलती, क्लियर है, हाँ मतलब कुछ नहीं बोलता, कोई एकदम सांप सूंघ जाता है चुप, मतलब एकदम से। तो हम यहाँ पर बिल्कुल कह रहे हैं हाउसहोल्ड प्रोडक्ट में पढ़ेंगे, फिर हम क्या पढ़ेंगे, इंडस्ट्री में अल्कोहल, एंटीबायोटिक और कुछ प्रोडक्ट्स हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, बायोगैस, बायो कंट्रोल, और ये सारे छोटे छोटे टॉपिक है, सही है, बायो फर्टिलाइजर वगैरह सब पढ़ाऊंगा, ठीक है क्लियर। चलो केक बेटा, केक दिखलाऊंगा तुझे, टेंशन ना ले, केक वाले भी आ जाओ भाई, एक एक करके आ जाओ, और बहुत ध्यान से सुनना, मैं बहुत माइन्यूट बातें बताऊंगा, जो बच्चा ध्यान से नहीं सुनेगा उसका दिमाग सही से चलेगा नहीं। आ जाओ भाई, सबसे पहले हम बना रहे हैं हाउसहोल्ड प्रोडक्ट में दही जमा रहे हैं, वाह भाई दही जमा लो, आ जाओ, इधर देखो कैसे बना रहे हैं। सबसे पहले मिल्क क्या होता है, पहला सवाल मिल्क क्या होता है, बच्चा कहेगा दूध, नहीं मिल्क इमल्शन होता है। व्हाट इज मिल्क, मिल्क इमल्शन है, इमल्शन किसके बीच का, इमल्शन सरफेस केमिस्ट्री वाले बच्चे, इमल्शन मतलब दो, व्हाट इज इमल्शन, जिसमें दो ऐसे फेस को मिक्स करते हैं जो मिक्स नहीं होते। तो मिल्क में मैंने क्या किया हुआ है, फैट को मिक्स किया है पानी से, फैट को मिक्स किया है पानी से, मिक्स किया पानी के साथ, किसकी मदद से, प्रोटीन की मदद से। एक प्रोटीन होती है जिसका नाम कैसीन होता है, कैसीन प्रोटीन की वजह से फैट और पानी को मैंने मिक्स किया है। अगर मैं पूछूं मिल्क क्या है तो आपसे कहोगे इमल्शन होता है, व्हाट इज इमल्शन, जिसमें दो ऐसी चीजों को मिक्स करते हैं जो मिक्स नहीं होती। तो मैंने क्या किया, मैंने मिल्क के अंदर पानी और फैट को मिक्स किया प्रोटीन की मदद से, प्रोटीन का नाम कैसीन है। अगर ये प्रोटीन खराब हो जाती है, सुनो ध्यान से, इफ दिस प्रोटीन इज डीनेचर, अगर ये प्रोटीन खराब हो जाती है, इफ दिस प्रोटीन गेट डीनेचर, अगर ये प्रोटीन खराब हो जाती है तो मिल्क कोगुलेट हो जाता है, मिल्क जम सा जाता है, मिल्क कोगुलेट हो जाता है। कोगुलेट का मतलब चीजें अलग थलग हो जाती हैं, है ना, मिल्क कोगुलेट हो जाता है। इतने पॉइंट में क्लियर है, सही है, बहुत ही सही, बहुत ही बढ़िया, है ना, हाँ सही है, हाँ आ जाओ, आ जाओ, इमल्शन है फैट और पानी के बीच। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, अच्छा मेरे पास पानी के अंदर शुगर होती है, मिल्क में शुगर होती है, मिल्क शुगर कौन सी है, सबको पता है, लैक्टोज होती है। अब देखो मैंने क्या किया, ध्यान से सुनना बेटा, मैंने क्या किया, मैंने मिल्क में, ये मिल्क है मेरे पास, इस मिल्क में मैंने क्या किया हुआ, बैक्टीरिया लिया हुआ है। अब ये बैक्टीरिया खास तरह का बैक्टीरिया मैंने ऐड किया ऐसे, ये बैक्टीरिया ऐड कर दिया, इस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस, इस बैक्टीरिया का नाम क्या है, लैक्टोबैसिलस। फोकस करो बेटा, फोकस फोकस, इस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस, ये मिल्क में ऐड कर दिया। जब आप बैक्टीरिया ऐड करते हो इसे इनोकुलम कहते हैं। आपको पता है कि इनोकुलम क्या होता है, दही जमाने के लिए स्टार्टिंग मटेरियल डालते हैं, दही जमाने के लिए बैक्टीरिया डालते हैं ना, उसे इनोकुलम कहते हैं। इनोकुलम का मतलब होता है स्टार्टर मटेरियल, क्या होगा, स्टार्टर मटेरियल। तो आपने क्या किया, आपने मिल्क लिया, उसमें इनोकुलम डाल दिया, इनोकुलम में बैक्टीरिया डाल दिया। इस बैक्टीरिया ने क्या किया, इस लैक्टोबैसिलस ने क्या किया, प्रोड्यूस किया लैक्टिक एसिड,
प्रोड्यूस किया लैक्टिक एसिड, इसने शुगर के साथ लैक्टिक एसिड बना दिया। इसने शुगर के साथ क्या बना दिया? लैक्टोबैसिलस ने लैक्टोज को कन्वर्ट किया ग्लूकोज में, ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड बनाया होगा, चलो लैक्टिक एसिड बना दिया। अब जो लैक्टिक एसिड होता है, देखो एनसीईआरटी क्या लिखती है? एनसीईआरटी लिखती है कि एसिड इन मिल्क पार्शियली डाइजेस्ट मिल्क प्रोटीन। तो जब एसिड बनेगा वो इस मिल्क प्रोटीन को पार्शियली डाइजेस्ट कर देगा। समझो ध्यान से, मिल्क एक प्रकार का इमल्सन है जिसमें फैट और वाटर को जोड़ के रखने के लिए कैसीन चाहिए। कैसीन हो गया मेरे पास प्रोटीन, मिल्क क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेटर हो जाएगा अगर प्रोटीन खराब कर दें। तो हमने क्या किया? इनोकुलम डाला। इनोकुलम मतलब खट्टा दही जमाने के लिए डाला। उस इनोकुलम में मिलियंस ऑफ लैक्टोबैसिलस होते हैं। उस लैक्टोबैसिलस ने क्या बनाया? एसिड बनाया, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड ने क्या किया? पार्शियली डाइजेस्ट किया मिल्क प्रोटीन को। मिल्क को क्या किया? पार्शियली डाइजेस्ट किया। और उससे क्या हो गया बेटा? मिल्क गेट कोगुलेटेड। मैंने कहा प्रोटीन खत्म होगी थोड़ी बहुत, तो मिल्क क्या हो जाएगा? जम सा जाएगा, मिल्क गेट कोगुलेटेड, और हमारे पास दही जम गई। तो आपने यहां पर क्या समझा? आपने समझा कि हाउसहोल्ड प्रोडक्ट में कैसे कर्ड बनाते हैं। इसको दिमाग में रखो। एनसीईआरटी लाइन चेक करो मेरे कहने से, वहां पर लिखा हुआ है लैक्टिक एसिड पार्शियली डाइजेस्ट मिल्क प्रोटीन। लाइन चेक कर लो, एनसीईआरटी साथ लिख बैठो। क्लियर है? सही है? हाँ क्लियर है बेटा। सॉर टेस्ट एसिड की वजह से जितना ज्यादा लैक्टिक एसिड बनेगा उतना खट्टा टेस्ट आएगा। चेक कर लो एक बार एनसीईआरटी। डन? यस ठीक है। हाँ क्लियर है, बहुत सही। आगे आ जाओ। अब आपको और क्या ध्यान रखना बेटा? आपको ये ध्यान रखना, पॉइंट ये ध्यान रखना है। हमारे पास क्या होता है देखो, मेनली लैक्टोबैसिलस यूज होता है टू मेक कर्ड। इसके अलावा अदर बैक्टीरिया भी होते हैं, ऐसा नहीं होता है। देयर आर लैक्टोबैसिलस यूज होता है, अदर बैक्टीरिया कैन आल्सो बी यूज्ड, उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सबको मिलाकर हम क्या नाम देते हैं बेटा? इन सबको मिलाकर टुगेदर कॉल्ड LAB। LAB का मतलब होता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया सबको मिलाकर हम एक नाम देते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो हमने यहां पर क्लियर कर दिया यहां पर कि मेरे पास मेनली लैक्टोबैसिलस है, तो यूज टू मेक कर्ड, है ना? यूज टू मेक कर्ड, सही है, कर्ड। और जहां पर मतलब कुछ और भी यूज कर सकते हैं, टुगेदर कॉल्ड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। उसको हमने क्या नाम दे दिया? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का नाम दे दिया। यहां तक समझ में आई कि नहीं आई बताओ? क्लियर है? दूसरी बात सुनो, यूज क्या है इसका? यूज बेनिफिट क्या है? फर्स्ट, इट इज रिच सोर्स ऑफ विटामिन B12। विटामिन B12 का रिच सोर्स है। सेकंड, इट चेक का मतलब होता है प्रिवेंट करना, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब इन स्टमक, है ना? तो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब की चेक ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब। तो ऐसे बैक्टीरिया की जो डिजीज करते हैं उनकी ग्रोथ को प्रिवेंट करता है। कौन प्रिवेंट करता है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो डिजीज कॉज करते हैं माइक्रोब, उनकी ग्रोथ को प्रिवेंट करता है। आपने एक वर्ड सुना है याकुल्ट करके? याकुल्ट प्रोबायोटिक होता है। प्रोबायोटिक क्या होते हैं? एक ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हार्मफुल बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं। तो नोट में बता देता हूं आपको, कर्ड इज प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक क्या होता है? प्रोबायोटिक का मतलब होता है माइक्रोब्स विच प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स इन स्टमक। सही है? ये आपने सुना होगा बेटा, इसमें इसे प्रोबायोटिक कहते हैं। तो कर्ड इज आल्सो प्रोबायोटिक, वो पेट के लिए अच्छा होता है और वो विटामिन B12 बनाता है और डिजीज कॉजिंग माइक्रोब की ग्रोथ चेक करता है। क्या मेरी बात आपको समझ आ रही है? फर्स्ट कि व्हाट इज LAB? ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया व्हिच कैन फॉर्म कर्ड। उसमें से एक एग्जांपल लैक्टोबैसिलस है, लैक्टोकोकस भी होता है, वो भी एग्जांपल है। ठीक है? नाउ हाउ कर्ड इज फॉर्म? मिल्क इज अ इमल्शन, मिल्क के अंदर कैसीन, प्रोटीन, फैट और उसको पकड़ी रहती है पानी को। तो वो LAB क्या करता है? वो एसिड बनाता है। वो एसिड उस प्रोटीन को पार्शियली डाइजेस्ट करता है और क्या हो जाती है? कोगुलेशन। जैसे आपने कभी देखा होगा, छोटा बच्चा दूध पीने के बाद वॉमिट करता है, तो उसके स्टमक में जो एसिड है उसने मिल्क को कोगुलेट कर दिया, तो मिल्क नहीं निकलता, कोगुलेटेड चीज निकलती है। आपने देखा होगा छोटा बच्चा जो बेटा कुछ ही मंथ का है, वो होता है उसके साथ ऐसा, तो वो चीज हो गई, ऐसे कोगुलेशन हो गई, तो मिल्क दही ऐसे जमती है। अब यहां पर कौन से बैक्टीरिया आए थे? लैक्टोबैसिलस। स्टार्टिंग में हमने क्या डाला? इनोकुलम। उसमें मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, इतनी से दही डालते हैं, मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया, उसे स्टार्टिंग मटेरियल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? स्टार्टिंग मटेरियल कहते हैं। आपने एक वर्ड सुना होगा योगर्ट एक्चुअली लो फैट मिल्क होता है, उससे बनाते हैं और उसमें अलग बैक्टीरिया यूज करते हैं, है ना? क्लियर बेटा? ठीक है बेटा, तुम लोग नींबू डालते हो तो उसमें भी एसिड होता है, उससे मिल्क फट जाता है, कोगुलेट तो वहां भी हो जाता है, पर हम कितना कोगुलेट करना चाह रहे हैं? पूरा नहीं, हम थोड़ा करना चाह रहे हैं ना, जैसे दही जम जाए। हाँ ठीक है, क्लियर है? क्या आपको सारे पॉइंट याद हो गए? आपको LAB क्या है? आपको दो बता दिए, विटामिन B12 बनाता है और क्या करता है बेटा? डिजीज कॉजिंग माइक्रोब की ग्रोथ प्रिवेंट करता है। क्लियर? आगे चले बेटा। योगर्ट जो होता है उसके लिए बैक्टीरिया अलग है और अलग तरह का मिल्क यूज करते हैं, योगर्ट अलग होता है। तो हम अलग अलग बैक्टीरिया से बना सकते हैं। जो घर में कर्ड बनाते हैं वो बैक्टीरिया नॉर्मल बैक्टीरिया होता है, जो मार्केट में कर्ड होती है उसका बैक्टीरिया भी अलग होता है, कंडीशन भी अलग होती है। अब मार्केट में जो दही मिलती है जो फ्लेवर वाली होती है, उससे घर में दही नहीं जमती बेटा, क्योंकि वो बैक्टीरिया अलग कंडीशन पे रहते हैं। हाँ सही है, आगे चलते हैं। जितने ये क्लियर लिखना है ना, जब टेस्ट होगा जब बताऊंगा तुम्हें, जब करता बताऊंगा, ध्यान रखना। आ जाओ भाई। और फर्मेंटेड प्रोडक्ट पढ़ते हैं। अच्छा एक चीज सुनना मेरी बात, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इडली डोसा किससे बनता है? डॉ का मतलब होता है आटा, डॉ का मतलब होता है गूंदा हुआ आटा। तो फ्रॉम डॉ हमारे पास क्या होगा? हम क्या बना सकते हैं? इडली डोसा। बहुत मजा आ रहा है सुन के, इडली डोसा। और उसकी पफ का मतलब होता है पफ्ड अपीयरेंस होती है ड्यू टू पफ का मतलब होता है फूली हुई। इडली फूली हुई होती है ना, पफ अपीयरेंस इज ड्यू टू रिलीज ऑफ CO2, उसमें से CO2 निकलता है। अब इडली डोसा बनाने के लिए माइक्रोब क्या यूज करेंगे? अब बच्चे अगर आपसे मैं पूछूं माइक्रोब क्या यूज करेंगे, तो आप में से मैक्सिमम बच्चे बताएंगे ईस्ट, है ना? कौन सा माइक्रोब यूज करेंगे बेटा? हाँ बता जल्दी भाई। एक चीज ध्यान रखना, पढ़ लो, नहीं तो कुछ तो मोमोज बेचते नजर आएंगे कुछ दिन के बाद। और 12th में हो तुम लोग, मैं पहले बता रहा हूं, 12th तक फाइनेंशियल सपोर्ट रहता है घर वालों का। उसके बाद वो जैसे मतलब तुमने कार्टून में देखा ना, ऐसे उड़ के जाते बच्चे, कोई चीज कार्टून में मारते हैं ना, उड़ के जाता गिरता है दुम, वैसे फेंक देंगे तुम्हें घर से बाहर। ध्यान रखना, इसलिए पढ़ लो सारे, ठीक है? हाँ तुम या तो मोमोज बेच रहोगे, नहीं तो इडली डोसा बेच रहोगे। हाँ ठीक है, क्लियर है? हाँ बेटा, ईस्ट नहीं आएगा। माइक्रोब्स में एनसीईआरटी ने बैक्टीरिया लिखा हुआ है, एनसीईआरटी ने बैक्टीरिया लिखा है, चेक कर लेना अपनी एनसीईआरटी। बैक्टीरिया लिखा है, तो बैक्टीरिया क्या कर रहा है? फर्मेंटेशन कर रहा है। बैक्टीरिया क्या कर रहा है? फर्मेंटेशन परफॉर्म कर रहा है, और उसकी वजह से मेरे पास इडली डोसा बना। एनसीईआरटी ने तो बैक्टीरिया लिखा है। हाँ क्लियर, सही है?
हाँ गजब बेइज्जती है भाई, और क्या। 12th वाले बेटा भी इडली मिल रहा है, सांभर मिल रहा है, तो ऐसा हाल हो जाएगा घर में, इडली दे दी, कह रही सांभर खुद बना लो, मम्मी ने कहा खुद बना ले भाई, है ना, खुद बना के खा लियो, है ना, चावल बना दी, कहती दाल बना ले खुद से, ऐसा हो जाएगा, है ना, इसलिए कह रहा हूं बेटा 12th वाले सीरियस पढ़ो, ठीक है। हाँ सही है। तो सबसे पहले मेरे पास आ गया ब्रेड कैसे बनाते हैं। ब्रेड के लिए मुझे बेकर्स ईस्ट चाहिए, सुनो ध्यान से। एक ईस्ट होता है, ईस्ट का नाम होता है सेकेरो, नाम याद करो इसका, सेकेरोमाइसिस, कम से कम 2 बार लिखो अपनी कॉपी में, सेकेरोमाइसिस सेरीवीसियाई, याद करो नाम इसका, सेकेरोमाइसिस सेरीवीसियाई। इसे बेकर्स ईस्ट कहते हैं। ये क्या होता है, बेकर्स ईस्ट होता है, ये बिस्किट बनाता है, ये केक बनाता है ना, ये केक बनाता है, ब्रेड केक बिस्किट यही चीज बनाता है। तो बेकरी के प्रोडक्ट यही बनाता है, जिसमें हमारे पास CO2 रिलीज होती है, ठीक है, पर उतनी ज्यादा फर्मेंटेशन नहीं होती जितनी इथेनॉल में होती है, एक्चुअली कुछ ऑक्सीजन तो होती है इनके पास। तो ब्रेड बनाने वाले ईस्ट का नाम क्या है, सेकेरोमाइसिस सर्विसियाई। ये फंजाई होती है बेटा, ईस्ट ईस्ट क्या होती है, फंजाई होती है, सेकेरोमाइसिस सर्विसियाई, इसका नाम बेकर्स ईस्ट है। ये CO2 बनाता है, इसलिए उसमें छेद रह जाते हैं, सही है, याद कर लो भाई, ठीक है। हाँ बेटा बेकिंग सोडा वगैरह का मेन काम क्या होता है, वो उसमें से CO2 निकल जाती होगी ना, पफ अपीयरेंस आता होगा, इसलिए बेकिंग सोडा यूज करते हैं, मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए, है ना। बेकिंग सोडा का तुम फॉर्मूला देख लो, तुम्हें आइडिया लग जाएगा। आगे चलो बेटा, आगे चलो, आगे चलो, और बनाते हैं खाने की चीज, आ जाओ। फर्मेंटेड सैप, आप में से कुछ बच्चों ने ऐसा कुछ प्लांट देखा होगा जो गांव वगैरह में होता है, पाम ट्री जैसा, ऐसा प्लांट देखा होगा, इसे पाम ट्री कहते हैं। ये जो पाम ट्री है, इस पाम ट्री में क्या करते हैं, सुनना ध्यान से, एक मटका जैसा एक अर्दन पॉट इस पे टांग देते हैं ऊपर जाके। एक्चुअली में क्या करते हैं, उसकी लीफ में कट लगाते हैं और ऊपर जाके अर्दन पॉट टांग देते हैं, ऐसे लगा देते हैं। उस अर्दन पॉट पे शुगर सोल्यूशन गिरता है और वो शुगर सोल्यूशन कुछ दिनों में फर्मेंट हो जाता है। देखो हमारे पास एक पाम ट्री होता है, उस पाम ट्री से एक फर्मेंटेड ड्रिंक मिलता है। एक कौन सा क्या मिलता है, फर्मेंटेड ड्रिंक, फर्मेंटेड ड्रिंक मिलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, टोडी, जिसको हम क्या बोलते हैं, टोडी बोलते हैं। दिस इज फर्मेंटेड ड्रिंक फ्रॉम पाम ट्री, फ्रॉम पाम ट्री, क्लियर है, दैट इज टोडी। तो पाम ट्री हमारे पास क्या है, पाम ट्री हमारे पास क्या है, हमारे पास फर्मेंटेड ड्रिंक है। पाम ट्री क्या है, हमारे पास फर्मेंटेड ड्रिंक है, ठीक है, फर्मेंटेड ड्रिंक है जिसे हम टोडी कह रहे हैं। दिस इज फर्मेंटेड ड्रिंक, ठीक है, फ्रॉम पाम ट्री, पाम ट्री से हमारे पास फर्मेंटेड ड्रिंक है। ये चीज समझ आ गई, बताओ, ठीक है। हाँ बिहार में भी मिलेगा, यूपी में भी मिलेगा और साउथ इंडिया में मिलता है। एक्चुअली एनसीईआरटी में साउथ इंडियन ड्रिंक लिखा हुआ है, सब जगह मिल जाता है ये। एक्चुअली में इसमें क्या होता है मैं आपको बता देता हूं प्रॉपर्ली। ये क्या करते हैं बेटा, एक मटके जैसा होता है, कर्दन पॉट होता है, ऊपर चढ़ते हैं और लीफ में कट मारते हैं। उसमें क्या होता है, जब वो कट लगा देते हैं तो लीफ में से शुगर सोल्यूशन निकलता है, वो उस मटके में भर जाता है। भरने के बाद वो ऊपर ही रहता है कुछ दिन, वो फर्मेंट हो जाता है, फिर उसको नीचे उतार के फर्मेंटेड ड्रिंक को दे देते हैं, बेच देते हैं मार्केट में, ठीक है, क्लियर है। हाँ क्लियर, अरे फर्मेंटेड ड्रिंक है पाम ट्री से भाई। अच्छा अदर फर्मेंटेड प्रोडक्ट क्या है हमारे पास बेटा, फर्मेंटेड फिश होती है, फर्मेंटेड फिश होती है, सोयाबीन को फर्मेंट कर सकते हैं। मतलब मैं आपको क्लियर कह रहा हूं कि हाउस होल्ड से जो भी प्रोडक्ट मिलते हैं वो मैक्सिमम फर्मेंटेड होते हैं। तो वो कौन कौन से हो सकते हैं फर्मेंटेड, ये सोयाबीन को फर्मेंट कर सकते हैं, उससे कोई डिश बना लेंगे। बैम्बू होता है ना, बांस, बैम्बू की स्टेम चाइना में करते हैं, उसको फर्मेंट करके खा जाते हैं, है ना। तो ये कुछ और प्रोडक्ट हैं जो फर्मेंटेड है, जैसे फर्मेंटेड फिश हो गई, सोयाबीन को फर्मेंट कर सकते हैं। तो हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, हम फर्मेंटेड बेवरेजेस पढ़ रहे हैं। उसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया इडली डोसा, दूसरे नंबर पे मैंने क्या बताया बेटा, टोडी बता दिया, और ये बता दिया फर्मेंटेड वगैरह बता दिया, बेकिंग वाले प्रोडक्ट बता दिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पास चीज, चीज कैसे बनता है वो मैं दिखा रहा हूं, ठीक है, चीज आपको बता रहा हूं, फर्मेंटेशन नहीं होती है सर, चीज बनाते कैसे वो मैं आपको बता रहा हूं, चीज कैसे बनाते हैं, क्लियर बेटा। बेटा फिश को फर्मेंट करते हो ना, फिश को देखो, फिश को आप दो तरीके से स्टोर कर सकते हो, या तो लो टेंपरेचर पे फिश प्रोडक्ट स्टोर कर लो, या फिश को फर्मेंट करके कोई ऐसा प्रोडक्ट बना लो जो कुछ दिन तक रखा जा सकता है। एक्चुअली में फर्मेंटेड प्रोडक्ट कंपैरेटिवली ज्यादा दिन तक स्टोर कर सकते हैं ना। हाँ क्लियर है। फर्मेंटेड का मतलब, व्हाट इज फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर शुगर, सही है, शुगर या किसी और कार्बोहाइड्रेट को हम कन्वर्ट करते हैं इथेनॉल या किसी और प्रोडक्ट में, उसके साथ CO2 बनती है, ठीक है, इथेनॉल या कोई और प्रोडक्ट बनाते हैं तो साथ में CO2 बनती है, CO2 की वजह से पफ अपीयरेंस आती है, क्लियर हो गया। हाँ आगे चलो बेटा, आगे चलो, आगे चीज बता रहा हूं आपको, सुनो ध्यान से, चीज क्या होता है, देखो चीज कैसे बनाते हैं, देखो चीज क्या होता है बेटा, आपको क्लियर बताते हैं चीज क्या होता है, कैसे बनाते कैसे चीज। देखो हमारे पास मिल्क होता है, ठीक है, मिल्क होता है, मिल्क में कोई ऐसी चीज डालते हैं, मिल्क में मान लो एसिड डाल दो, एसिड डालने से, है ना, एसिड डालने से मिल्क क्या हो जाता है, डीनेचर। डीनेचर का मतलब होगा, डीनेचर हो जाती है प्रोटीन, उसकी वजह से मिल्क कोगुलेट सा हो जाता है। मिल्क क्या होता है, कोगुलेट जम सा जाता है, मतलब थोड़ा सा उसमें अलग अलग हो जाता है ना, जैसे कहते हैं दूध को फाड़ दिया, दूध को फाड़ने का मतलब हमने डीनेचर करा प्रोटीन को, तो मिल्क खराब हो गया, मिल्क एक तरीके से डीनेचर हो गया, डीनेचर मतलब खराब हो गया। अब उसमें उसको क्या करते हैं, प्रेस करके पानी निकाल देते हैं, उसको प्रेस करते हैं और उसमें वाटर रिमूव कर देते हैं, क्या करते हैं, वाटर रिमूव करते हैं, उसको सॉल्टेड कर देते हैं, नमक जैसा कुछ मिला देते हैं। अब फाइनल स्टेज में कुछ माइक्रोब्स ऐड करते हैं, तो फाइनल स्टेज में हम क्या करते हैं, माइक्रोब्स ऐड करते हैं, माइक्रोब्स ऐड करते हैं, जिसे हम राइपनिंग कहते हैं, पकाना, मतलब चीज का फाइनल स्टेज ला रहे हैं। तो मेरे पास मिल्क होता है, उसमें नींबू डाल दो, वो मिल्क फट गया, उसमें से आपने क्या किया, मिल्क थोड़ा सा अलग अलग सा हो गया, उसमें से आपने पानी प्रेस करके पानी निकाल दिया, उसमें कुछ सॉल्टेड कर लिया उसे, उसके बाद क्या करोगे, फाइनल स्टेज में आप माइक्रोब्स ऐड करते हो। एनसीईआरटी लिखती है कि लास्ट स्टेज में आप कौन सा माइक्रोब ऐड करते हो, उससे उसका टेक्सचर, फ्लेवर और टेस्ट डिसाइड होता है। टेक्सचर मतलब डिजाइन, फ्लेवर और टेस्ट मतलब कैसा लग रहा है खाने में। तो फाइनल स्टेज में यहां पर मैं क्लियर लिखा हूं, इन फाइनल स्टेज हमारे पास क्या होगा, टाइप ऑफ माइक्रोब डिसाइड, टाइप ऑफ माइक्रोब डिसाइड टाइप ऑफ चीज, किस तरह का चीज बनेगा, क्योंकि उससे क्या होगा, उनका डिफरेंट होगा, क्या डिफरेंट होगा, फ्लेवर टेस्ट, एक ही बात होगी लगभग, है ना, और हमारे पास उनका टेक्सचर, टेक्सचर मतलब देखने में कैसा है। तो जब हम चीज बनाते हैं तो मिल्क लेते हैं, उसके डीनेचर करके उसको रिप्रेस करके पानी निकाल देते हैं, पानी निकालने के बाद फाइनल स्टेज में जो माइक्रोब ऐड करते हैं उसे राइपनिंग कहते हैं, पकाना। एक फाइनल स्टेज में माइक्रोब के हिसाब से फ्लेवर, टेस्ट और टेक्सचर डिसाइड होता है। हमारे पास दो प्रकार की चीज आपकी एनसीईआरटी लिखती है, एक स्विस चीज जिसमें बड़े छेद होते हैं, आपने टॉम एंड जेरी देखा होगा, उसमें बड़े छेद वाला एक चीज दिखता है, और एक नॉर्मल चीज जो होता है जिसे हम रॉकफोर्ड चीज कहते हैं, थोड़े छोटे होल होते हैं। तो आपके पास बेटा दो टाइप की चीज के नाम पढ़ने हैं आपको, एक पढ़ना है स्विस चीज, स्विस चीज देखने में कुछ ऐसा होगा, बड़े होल्स हैं उसमें, लार्ज होल्स हैं, है ना, स्विस चीज है बेटा वो, स्विस चीज। और एक है आपके पास रॉकफोर्ड चीज, रॉकफोर्ड चीज। तो स्विस चीज और इसमें डिफरेंस कर लेते हैं बेटा। फाइनल स्टेज में जो माइक्रोब ऐड किया उस पे, तो इसमें लार्ज होल्स होते हैं, इसमें क्या होते हैं, लार्ज होल्स होते हैं, इसमें थोड़े स्मॉल होल्स हैं, ये थोड़ा हार्ड होता है, ये थोड़ा सॉफ्ट होता है,
इसमें हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया ऐड करते हैं, बैक्टीरिया ऐड करते हैं फाइनल स्टेज में, फाइनल स्टेज में बैक्टीरिया ऐड करते हैं। कौन सा बैक्टीरिया ऐड करते हैं भाई, नाम लिख लो, प्रोपाइनियो बैक्टीरियम, बैक्टीरिया ऐड करते हैं बेटा, पूरा नाम है प्रोपाइनियो बैक्टीरियम शर्मिनाई, ठीक है। और यहां हम ऐड करते हैं, यहां हम ऐड करते हैं क्या, यहां हम ऐड करते हैं बेटा पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई, ठीक है, पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई ये ऐड करते हैं। तो यहां पर हमारे पास प्रोपाइनियो बैक्टीरियम शर्मिनाई है और यहां हम ऐड कर रहे हैं प्रोपेनिसिलियम रॉकफोर्टाई, इसे हम रॉकफोर्ट चीज कहते हैं, ये नाम नहीं दे रखा आपको, यहां फंजाई ऐड करते हैं, फंजाई, और यहां बैक्टीरिया, समझ आया कर रहा हूं भाई, सही तो है ये, हाँ ठीक है, पानी निकालना पड़ेगा बेटा उसमें से, सही तो। रॉन्ग कौन लिख रहा है, क्यों लिख रहे हो, क्या गलत है इसमें, सही तो है। अरे स्पेलिंग ठीक लिख लेना भाई, हाँ प्रोपिनियो बैक्टीरियम शर्मिनाई, ठीक है, हाँ ठीक है, अरे कर लेना भाई खुद से, सही है, स्पेलिंग ठीक कर लेना, क्या हो गया, ये चीज समझ आ गई, स्विस चीज और रॉकफोर्ट चीज समझ आ रहा है, बड़े होल होते हैं, इसमें छोटा होल होता है, इसमें बैक्टीरिया चाहिए और इसमें फंजाई चाहिए, आपको क्लियर समझ में आ रहा है। और कैसे बनाते हैं चीज, फाइनल स्टेज में आप क्या ऐड कर रहे हो इससे डिसाइड होता है टेक्सचर फ्लेवर टेस्ट, फाइनल स्टेज एनसीईआरटी पढ़ो साथ के साथ, फाइनल स्टेज में आप क्या ऐड कर रहे हो इससे डिसाइड होता है टेक्सचर फ्लेवर और टेस्ट, क्लियर है, हाँ क्लियर है। क्या पढ़ाया आपको, क्या क्या पढ़ा दिया अभी हाउस होल्ड में, क्या क्या पढ़ा, व्हाट इज एलएबी, क्वेश्चन आ सकता है, एलएबी इज लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, शायद इस बार आया था मेरे को ऐसा लग रहा है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, एलएबी के बाद क्या कर सकते हो, आपको पढ़ाया बैम्बू फर्मेंट कर सकते हैं, फिश कर सकते हैं, टोडी हो गया, उसके अलावा आपको बताया बेकर सीस्ट हो गया, उसके अलावा इडली डोसा बता दिया, फाइनली आपको चीज बता दिया। हाउस होल्ड में यही चीज पढ़नी है, एनसीईआरटी के बाद नहीं जाना, ठीक है। चलो आगे जा रहे हैं बेटा, अरे ठीक कर ले भाई, आगे करो, चलो आगे चलेंगे भाई, आज माइक्रोब्स इन इंडस्ट्री पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, आगे चलें बेटा। बेटा बेकिंग, देखो दो तरह के ईस्ट है, बेकिंग ईस्ट और ब्रीवर्स ईस्ट। बेकिंग ईस्ट होता है जो बेकरी में यूज होता है, दिस इज बेकर ईस्ट, है ना, बेकिंग में यूज होता है, बेकिंग में, और एक ब्रीवर्स होता है जो इथेनॉल बनाने में यूज होता है। यहाँ माइक्रोब्स इन इंडस्ट्री तीन जगह यूज करेंगे, बेवरेजेस होता है, खान पान, खान पान में अल्कोहल वाला बेवरेजेस, अल्कोहलिक बेवरेजेस, अल्कोहलिक बेवरेजेस, फिर बात करेंगे एंटीबायोटिक, और फिर कुछ केमिकल्स की बात करने वाले हैं। बेटा लार्ज और छोटे होल्स का रीजन होगा बेसिकली कितना CO2 निकल रहा है, उसके हिसाब से होगा, है ना, होल्स उसी के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अल्कोहलिक बेवरेजेस के बारे में कुछ चीजें बताऊंगा, बहुत ध्यान से सुनते हुए चलेंगे सब लोग, ठीक है, बहुत ध्यान से आप लोग सुनते हुए चलेंगे। अल्कोहलिक बेवरेजेस के बारे में बता रहा हूं, व्हाट इज अल्कोहलिक बेवरेजेस, सुनो ध्यान से। देखो सबसे पहले आपने एक चीज पढ़ी थी, बायोरिएक्टर, आपने पढ़ा था बायोरिएक्टर, व्हाट वाज बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर 100 लीटर से 1000 लीटर का एक वेसल होता है जिसमें किसी भी एंजाइम से प्रोडक्ट बनाते हैं या किसी माइक्रोब को ग्रो करते हैं, जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं वो बायोलॉजिकली कर रहे होते हैं, मतलब जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं बायोलॉजिकली कोई कन्वर्जन कर रहे होते हैं। ऐसा ही एक बड़े साइज का वेसल जिसमें इथेनॉल बनाता हूं उसे मैं फर्मेंटर कहता हूं। तो फर्मेंटर क्या होता है, मैं सबसे पहले फर्मेंटर लिख रहा हूं, क्या होता है, सबसे पहले फर्मेंटेशन समझो क्या होता है, व्हाट इज फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या होता है बेटा, मेरे पास शुगर ले लो, शुगर में आप कुछ भी ले सकते हो, शुगर में आप ले सकते हो माल्टोज ले लो, है ना, या ग्रेप्स के अंदर हो सकता है ग्लूकोज होता है बेटा, ग्रेप्स के अंदर ग्लूकोज होता है, इसको ले लो, ठीक है ठीक है, इनको ले लो, किसी को भी ले लो, और इनसे अगर आप इथेनॉल बनाते हो, इनसे आप क्या बनाते हो, इथेनॉल बनाते हो, इथेनॉल बनाते हो, तो इथेनॉल बनाने के प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, फर्मेंटेशन। इसमें CO2 बनती है, इसमें क्या बनती है, CO2, और इस प्रोसेस में मेरे पास ईस्ट यूज होता है, दोनों में ईस्ट यूज होता है। हमेशा याद रखो बेटा, सारे फ्रूट्स में फ्रक्टोज होता है, ग्रेप्स में ग्लूकोज होता है। चाहे आप ग्रेप्स ले लो, ठीक है, या आप शुगर ले लो माल्टोज की फॉर्म में। माल्टोज किसमें मिलता है, ग्रेन्स में, ग्रेन का मतलब बार्ले, तो जो बार्ले होती है ना, बार्ले ग्रेन होता है, उसमें मेरे पास क्या मिलता है, माल्टोज मिलता है। बट इस माल्टोज दो ग्लूकोज का बना हुआ है, ईस्ट उसे क्या करता है, फर्मेंट करता है। तो जो ईस्ट होता है मेरे पास, उसका नाम है मेरे पास सैकेरोमाइसिस। तो अब यहां पर ये फर्मेंटेशन करना है, सैकेरोमाइसिस, सेरीवीसीए कह रहे हैं इसको। अब इसका नाम ब्रीवर्स ईस्ट है, इसका नाम क्या है, ब्रीवर्स ईस्ट। ब्रीवर्स ईस्ट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ब्रीविंग का मतलब होता है इथेनॉल प्रोडक्शन, ब्रीविंग का मतलब होता है इथेनॉल बनाना, इथेनॉल बनाने को ब्रीविंग कहते हैं। आप समझो ध्यान से, सेम ईस्ट बिस्किट बना रहा है, अगर उसको ऑक्सीजन भी मिल रही है, अगर ऑक्सीजन नहीं दे रहे, बिल्कुल भी कम दे रहे बिल्कुल, तो वो इथेनॉल बनाने लगेगा। आप समझो इस चीज को। तो मेरे पास उसका नाम है ब्रीवर्स ईस्ट, ठीक है, और वो क्या करता है, शुगर को, जैसे ग्लूकोज ग्रेप्स में होते हैं, माल्टोज बेटा दो ग्लूकोज होता है, उससे हम इथेनॉल बनाते हैं। आप समझ रहे हैं, इसे फर्मेंटेशन कहते हैं। फर्मेंटेशन एक लार्ज साइज के वेसल में किया जाता है, इस लार्ज साइज के वेसल का नाम होता है फर्मेंटर। ये लार्ज साइज वेसल होता है, लार्ज साइज वेसल में फर्मेंटेशन की जाती है, उसका नाम है फर्मेंटर। फर्मेंटर एक्चुअल में टाइप ऑफ बायोरिएक्टर बोल सकते हो, ये भी एक तरीके का बायोरिएक्टर ही होता है, समझो ध्यान से। और जो साइंस है, साइंस रिलेटेड टू इथेनॉल प्रोडक्शन, इथेनॉल प्रोडक्शन से रिलेटेड साइंस को आप क्या बोलोगे, इनोलॉजी। क्या बोलोगे भाई, इनोलॉजी बोलोगे। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है बेटा। देखो आपके पास जो बार्ले होता है ना, जौ के ग्रेन दाने जो होते हैं, उसमें माल्टोज होता है, स्टार्च टूट जाता है माल्टोज में, उस माल्टोज से दो ग्लूकोज बनते हैं, इथेनॉल ग्लूकोज से बनता है। सेम ग्रेप्स में इथेनॉल होता है, उससे ग्लूकोज बना सकते हैं। पोटैटो में स्टार्च ग्लूकोज में टूटता है, उससे इथेनॉल बना सकते हैं। शुगर केन में सुक्रोज होता है, उससे इथेनॉल बना सकते हैं। तो शुगर चाहिए बेसिकली, ठीक है, यहां तक समझ आ गया। हाँ ठीक है बेटा, मैं ये कह रहा हूं कि ईस्ट सेम है, कंडीशन अलग होंगी। मैं कह रहा हूं वही ईस्ट अगर बेकरी में यूज कर रहे हो तो बेकर ईस्ट कह रहे हैं, क्योंकि अलग कंडीशन दे रहे हैं। जब आप एनारोबिक कंडीशन प्योरली दे दोगे तो वही ईस्ट इथेनॉल बनाने लगेगा, उसे क्या बोलेंगे, ब्रीवर्स ईस्ट बोलेंगे। क्लियर बेटा, हाँ क्या उल्टा बोल दिया, बेकरी में बेकर ईस्ट, ब्रीवरी में ब्रीवर्स ईस्ट, ईस्ट सेम है। क्लियर, सही है। बट वाज बायोरिएक्टर, जहां पर कुछ बायोलॉजिकली बना रहे हो, तो क्या फर्मेंटर बायोरिएक्टर नहीं हुआ, इसमें भी आप कुछ ना कुछ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बना रहे हो। तो ऑल फर्मेंटर्स आर बायोरिएक्टर, बट ऑल बायोरिएक्टर्स आर नॉट फर्मेंटर, क्योंकि सब में फर्मेंटेशन नहीं कर रहे होते।
क्लियर बेटा? बच्चे ब्रॉथ क्या होता है? ब्रॉथ होता है BROTH, ब्रॉथ एक बच्चे ने पूछा है, ब्रॉथ क्या होता है? जैसे मान लो इसके अंदर आपने शुगर सॉल्यूशन ले लिया, शुगर सॉल्यूशन के साथ आपने ईस्ट डाल दिया, तो उसको ब्रॉथ कहते हैं। ब्रॉथ का मतलब होता है जो शुगर का मिक्सचर बनाया ना, दैट इज ब्रॉथ, कल्चर ब्रॉथ। ब्रॉथ मतलब जिसमें सारा न्यूट्रिएंट डाल दिया, अब आप उसमें ईस्ट डाल रहे हो, उसे ब्रॉथ कहते हैं। डॉ का मतलब होता है, ब्रॉथ बता दिया बेटा आपको, BROTH। बच्चे आप में से बहुत सारे बच्चे केवीपीवाई के लिए लिख रहे हैं, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। केवीपीवाई में तीन चीजें आती हैं ज्यादा, एक मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, एक बायोमॉलिक्यूल आता है, और तीसरा चीज जो हम लोग बोलते हैं नॉर्मली कि इससे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस से, या बेसिकली रेस्पिरेशन इन प्लांट वगैरह का जो चैप्टर है जिसमें वो साइकिल्स हैं, क्रैब साइकिल वगैरह, वो चीजें पढ़ लो, है ना, वहां से हो जाएगा। ठीक है, सेल साइकिल पढ़ लो। ठीक है, रिपीट क्या करूं बेटा, रिपीट क्या करूं? फर्मेंटेशन बता दिया। मेरे पास बार्ले का ग्रेन होता है, उसमें माल्टोज बनता है, माल्टोज से इथेनॉल बना सकते हैं, ग्रेप से इथेनॉल बना सकते हैं। ठीक है, ईस्ट का नाम है सैक्रोमाइसिस सर्विस, इसे ब्रीवर्स ईस्ट कहते हैं। लार्ज साइज का वेसल होता है, उसे फर्मेंटर कहते हैं, जिसमें फर्मेंटर नहीं, बेबी के पेट से दही कैसे निकलेगा? कोआगुलेटेड मिल्क बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे चलेंगे बेटा, आगे चल रहे हैं, है ना, आगे चलो, आगे चलो, आगे देखो, नेक्स्ट देखो, आगे आ जाओ। अब हम लोग बात करने वाले बेटा इसमें, ध्यान सुनो बच्चे, आपने कुछ फर्मेंटेड ड्रिंक के नाम देखने, देखो फर्मेंटेड ड्रिंक, इनको अल्कोहलिक बेवरेज कह रहे हैं। अल्कोहलिक बेवरेज का मतलब खान पान में इस्तेमाल करते हैं इसको। बेसिकली हमारे पास क्या होता है, टाइप ऑफ अल्कोहलिक बेवरेज, कि अल्कोहलिक बेवरेज कौन सा बनेगा। आपने अलग अलग नाम सुने, आपने विस्की सुना है, रम सुना है, तो टाइप ऑफ अल्कोहलिक बेवरेज डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड करेगा? डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड करेगा बेटा? टाइप ऑफ अल्कोहलिक बेवरेज डिपेंड ऑन, किस बात पे डिपेंड करेगा? रॉ मटेरियल पे, आप क्या इस्तेमाल कर रहे हो, रॉ मटेरियल, आप ग्रेप्स इस्तेमाल कर रहे हो कि ग्रेन इस्तेमाल कर रहे हो। दूसरा, डिस्टिल्ड और नॉट, वो डिस्टिल्ड है और अनडिस्टिल्ड है, इस बात पे आप समझो ध्यान से बेटा। डिस्टिलेशन एक प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस होता है जिसमें इथेनॉल की कंसंट्रेशन बढ़ा दी जाती है। व्हाट इज डिस्टिलेशन? में लिख देता हूं, डिस्टिलेशन जो होता है उससे इथेनॉल की कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हैं। डिस्टिलेशन क्या है? प्रोसेस बाय विच, आपने देखा होगा बेटा पुरानी मूवीज में वो इथेनॉल की भट्टी में कुछ आग लगा के कुछ कर रहे होते थे, एक्चुअल में वो डिस्टिलेशन का कोई प्रोसेस करते हैं। इथेनॉल बनाते तो कहां है? जमीन के नीचे बनाते थे वो, तो जमीन के नीचे उसको दबा देते थे, एनारोबिक कंडीशन में ग्रेप्स का सॉल्यूशन वहां लगा देते थे, तो इथेनॉल बन जाता था। और इथेनॉल की कंसंट्रेशन कम होती थी, उसको बढ़ाने के लिए वो क्या करते हैं? डिस्टिलेशन करते हैं। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि कौन सा इथेनॉल बन रहा है। आप विस्की बना रहे हैं, रम बना रहे हैं, बियर बना रहे हैं, ब्रांडी बना रहे हैं, ये किस बात पे डिपेंड करता है? किस बात पे डिपेंड करता है कि वो डिस्टिल्ड है कि अनडिस्टिल्ड है, या आप क्या चीज यूज कर रहे हो ना, इस बात पे। डिस्टिलेशन है प्रोसेस बाय विच कंसंट्रेशन ऑफ इथेनॉल, प्यूरिफिकेशन ये होता है ना, कंसंट्रेशन ऑफ इथेनॉल इज इंक्रीज। आपने पढ़ा है प्यूरिफिकेशन यही होगा ना, कि हम कंसंट्रेशन ऑफ इथेनॉल बढ़ा रहे हैं, इसको हम डिस्टिलेशन कहते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? डिस्टिलेशन बोलते हैं बेटा। ठीक है, क्लियर? अब जाइए देखो बेटा, कैसे याद करोगे? देखो आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं ग्रेप्स यूज करूंगा, ग्रेप्स यूज करूंगा तो मेरे पास वाइन फॉर्म होती है ग्रेप से, और अगर मैं बार्ले यूज करूंगा तो मेरे पास क्या बनती है? मेरे पास बियर बनती है, बियर फॉर्म होती है। आप समझ लो ध्यान से, अगर मैं ग्रेप्स यूज करूंगा तो वाइन बनती है, और अगर मैं बार्ले यूज करूंगा तो ये क्या है? मेरे पास बियर बनती है। ये दोनों बोथ अनडिस्टिल्ड है, तो इसका मतलब इसमें किसकी कंसंट्रेशन कम होगी? किसकी कंसंट्रेशन कम होगी? इथेनॉल। क्या मेरी बात सुनो, वाइन से ध्यान से सुनो बेटा, मेरे पास मैं यहां पर लिख रहा हूं विस्की, विस्की डिस्टिल्ड होती है, विस्की क्या होती है? डिस्टिल्ड होती है। उसके बाद मैंने क्या लिख दी? ब्रांडी, ब्रांडी भी डिस्टिल्ड होती है, तो इसमें इथेनॉल की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। अब आपको क्या याद करना है? ऐसे याद करना है कि अगर मैं ग्रेप्स की डिस्टिलेशन करूंगा, जी से डिस्टिलेशन करके मैं डब्ल्यू बनाऊंगा, और अगर मैं बियर की डिस्टिलेशन करूंगा तो ब्रांडी बनाऊंगा। ऐसे याद करना है। मतलब अगर आप वाइन की डिस्टिलेशन करेंगे तो इथेनॉल की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, आप ब्रांडी बनाएंगे। उल्टा लिख दिया बेटा, डब्ल्यू से बी याद करो। आपको क्या याद करना है? ऐसे याद करना है, डब्ल्यू से बी याद करो। तो जब आप डब्ल्यू से बी याद करने का मतलब हुआ कि जब वाइन की डिस्टिलेशन करेंगे तो ब्रांडी बनेगी, और बियर की डिस्टिलेशन करेंगे तो विस्की बनेगी। याद हो जाएगा कि नहीं? ऐसे याद करो, डब्ल्यू से बी याद करो ना। अगर मैं वाइन को डिस्टिल्ड करूंगा तो क्या बनेगा? आपको याद करना है, वाइन से बना रहे हैं ब्रांडी, और डब्ल्यू से बी बना दो, बी से डब्ल्यू बना दो। बियर की डिस्टिलेशन करोगे तो क्या बनेगा? विस्की बनेगा। ये याद कर सकते हो? ठीक है, राम कुंवर जी, आपके बोलने से कुछ नहीं होगा, है ना। आप लिख रहे हैं कुछ भी अभ्यास के बारे में, अगर आपको स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चंस मिले तो मेरा एफर्ट है ना, आपका तो है नहीं उसमें कुछ, और आपको किसी और सब्जेक्ट में मिला कुछ ऐसा नहीं मिला, तो आप एक्स्ट्रा एफर्ट को आप क्लेम नहीं कर सकते ऐसे कुछ भी। और फिर आपको ये भी समझना पड़ेगा, प्रोवाइडेड विद द नंबर ऑफ बैचेस, द अमाउंट ऑफ एफर्ट टीचर्स आर पुटिंग इन वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, आप प्रॉपर एनसीईआरटी बेस्ड टीचिंग देख रहे हैं, उसके साथ आप डीपीपी सॉल्व कर रहे हैं, उसके साथ आप एक्स्ट्रा हैंड रिटन नोट्स भी ले रहे हैं, उसके बाद आप कुछ भी बोल रहे हैं। ठीक है, अपनी फ्रस्ट्रेशन को भी अपने अंदर रखिए और टीचर के साथ मूव करिए। हम लोग 100% परफेक्ट नहीं है ना, हम लोग आपके लिए कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी हमें मजा आ रहा है बनाने में, कुछ नया टाइम लगता है ना उसमें। ठीक है, हाँ क्लियर, रो मत बेटा, रो मत, है ना। हाँ ठीक है, हर चीज का एक समय होता है। अब आपने अगर नहीं पता आपको, तो लास्ट 12 सितंबर के आसपास हम नीट में जो बैच आउटगोइंग का उस पर काम कर रहे थे। अब आप आउटगोइंग होगे तो आप पे भी तो काम कर रहे होंगे, तो जिसकी जिस वक्त जैसी नीड थी हम लोग वैसा काम कर रहे होते हैं। ऐसा थोड़ी है कि मान लो सबको हमने आप सारे को इक्वल कैसे दे सकते हैं समय, जब आपकी नीड बढ़ेगी तो आपके लिए भी तो खड़े हैं। आपको अकल ही नहीं है इस चीज की, तो कैसे कर सकते हैं? ठीक है, उससे कुछ नहीं होगा बेटा। आप अगर नहीं समझ रहे हो, अब मान लो हम रिवाइज क्यों कर रहे हैं, वो आपके लिए है ना। अगर आप में से मान लो बहुत सारे बच्चे, उसमें से 10 ऐसे हैं जो इंटरेस्टेड है, तो भी पढ़ाएंगे, क्यों नहीं पढ़ाएंगे, है ना। मेरे उस 10 से भी तो है पूरा। ठीक है, परेशान मत हो, चिंता मत करो, कराने दो। ठीक है बेटा, वो नीट के बच्चे भी थे जो आउट गोइंग, उनकी बहुत नीड है। आपने समझा नहीं अभी तक बात को, चलो कोई बात नहीं। आपको कैसे याद करना है, एनसीईआरटी में रखा है। ग्रेप्स से वाइन बनती है, वाइन से आप ब्रांडी बना सकते हो, डिस्टिलेशन से बियर से विस्की। उसके अलावा एक और दे रखी है रम। रम किससे आती है? फ्रॉम मोलेसिस आता है। मोलेसिस क्या होता है? मोलेसिस होता है बेटा शुगर केन से, शुगर केन का जो जूस होता है उससे आएगा। वोडका आती है पोटैटो से। ये एनसीईआरटी में जो दे रखा है वही बता रहा हूं, इतना याद करना, इससे ज्यादा नहीं। क्लियर? हाँ
क्लियर? टेंशन मत लो बेटा, आप में से मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, किसी को कुछ बोलो नहीं, मैं फिर इसको मैं और स्ट्रिक्टली मानता हूं, गलत चीज है, किसी को कुछ मत लिखो, बस मैं कह रहा हूं ट्रस्ट करो, करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए कर रहे हैं बेटा, ऐसा नहीं कि हम लोग कहीं आसमान से गिरेंगे अचानक से कुछ हो जाएगा, ऐसा तो मैंने बोला ही ना, लंबा प्रोसेस होता है सिलेक्शन, उसके साथ जाना पड़ेगा। आप 12th में आए, बहुत सारे बच्चे फंस आए हमारे पास, और तो 12th के टॉपिक को अच्छे से पढ़ाना, 11th भी कराना है आपको, सारी जिम्मेदारी है ना, ऐसा तो नहीं हमने कभी बोला कुछ भी नहीं कराएंगे, आप करो अपना 12th, ऐसा तो बोला ही हमने, उसके लिए भी मेहनत करेंगे आपके लिए, है ना, घबराओ मत बेटा। वोट का एनसीईआरटी में नहीं है, बाकी ये पांचों हैं, आप देखो ध्यान से, जितना मैंने लिखा है सब एनसीईआरटी में है, कि क्या बनेगा वो किस बात पे डिपेंड करेगा, रॉ मटेरियल पे। अगर आप बार्ले यूज करोगे तो उससे बियर बनेगी, और बियर की डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन क्या होता है, आप उसकी कंसंट्रेशन बढ़ाते हो इथेनॉल की। क्लास 11th में लिखा है कि 13% इथेनॉल बनने के बाद ईस्ट खुद को मार देता, आगे इथेनॉल नहीं बनाता। अगर आपको आगे और इथेनॉल की कंसंट्रेशन बढ़ानी है तो कौन सा प्रोसेस करना पड़ेगा, डिस्टिलेशन। ठीक है, क्लियर? हाँ ठीक है, क्लियर? हाँ, इसी को समझो बेटा, ये चीज करनी पड़ेगी आपको, है ना, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। आगे करते हैं, आगे चलते हैं हम लोग। तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे, ये हमने कर लिया, ठीक है, ये चीज हमने कर लिया, आपको बता दिया। अब हमने देखो क्या क्या पढ़ लिया, हाउसहोल्ड प्रोडक्ट पढ़ लिया, इथेनॉल पढ़ लिया। अब मैं आपको एंटीबायोटिक बताने जा रहा हूं, एंटीबायोटिक बताने जा रहा हूं। देखो एंटीबायोटिक 20th सेंचुरी की, देखो एंटीबायोटिक डिस्कवर कब हुए थे, 1900 कुछ में डिस्कवर हुए हैं। तो एक तरीके से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरी ऑफ 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी। कौन थी बेटा? मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी किसकी? 20th सेंचुरी की। कौन थी 20th सेंचुरी की सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कवरी? कौन थी बेटा? मेरे पास एंटीबायोटिक। अब मेरी बात सुनो, एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक क्या होते हैं? सबसे पहले समझो एंटीबायोटिक क्या होते हैं। दे आर केमिकल, ये केमिकल होते हैं। सबसे पहले तो याद रखो, दे आर केमिकल प्रोड्यूस बाय माइक्रोब्स। कौन बना रहा है? माइक्रोब्स बना रहे हैं। माइक्रोब्स मतलब बैक्टीरिया, फंजाई, कोई भी बना सकता है। विच कैन किल और रिटार्ड, रिटार्ड का मतलब होता है डिक्रीज ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रोब, तो जो दूसरे माइक्रोब की ग्रोथ को कम कर सकता है या मार सकता है। मतलब एंटीबायोटिक बेटा, एंटीबायोटिक क्या है? ऐसे केमिकल होते हैं जो दूसरे बैक्टीरिया की या दूसरे फंजाई की या किसी माइक्रोब की ग्रोथ को कम कर सकता है या मार सकता है, उन्हें दोनों काम कर सकता है। आप अगर आगे पढ़ोगे कभी केमिस्ट्री में, एवरीडे लाइफ है किसी चैप्टर में शायद है, बैक्टीरियोसाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक। साइडल मतलब किलर, स्टैटिक मतलब ग्रोथ को स्टैटिक रखना। ये चीज समझ आ गई? आगे सुनो ध्यान से। एंटीबायोटिक वाज ग्रीक वर्ड, एंटीबायोटिक एक ग्रीक वर्ड था। क्या था? ग्रीक वर्ड था बेटा, ग्रीक वर्ड है। इसके दो मतलब है, ध्यान सुनो। एंटीबायोटिक एक ग्रीक वर्ड है, इसके दो मतलब है। एंटी का मतलब होता है अपोजिट, बायोटिक का मतलब होता है लाइफ, एंटी का मतलब होता है अपोजिट लाइफ। तो आप ध्यान से सुनो बेटा, ये किसकी अपोजिट लाइफ है? इट इज अपोजिट टू लाइफ ऑफ हार्मफुल माइक्रोब, अपोजिट टू लाइफ ऑफ हार्मफुल माइक्रोब, हार्मफुल माइक्रोब की लाइफ के अपोजिट है, ठीक है। बट इन रियल इट इज प्रो लाइफ। प्रो लाइफ का क्या मतलब हुआ? बेनिफिशियल फॉर लाइफ, बेनिफिशियल फॉर लाइफ मतलब बेनिफिशियल फॉर अस। तो एंटीबायोटिक का जो नाम है वो क्या है बेटा? आप देखो ध्यान से, एंटीबायोटिक का नाम क्या है? व्हाट इज नेम ऑफ एंटीबायोटिक? एंटीबायोटिक का नाम है लाइफ के अपोजिट, लाइफ के अपोजिट एंटीबायोटिक कह रहे हैं, लाइफ के अपोजिट। पर किसकी लाइफ के अपोजिट? बैक्टीरिया के। हमारी लाइफ के लिए है ये, है ना, हमारे लिए प्रो लाइफ है। एंजाइटी ने क्लियरली बोला है कि एंटीबायोटिक ऐसे केमिकल होते हैं जो कोई माइक्रोब बनाता है जो दूसरे माइक्रोब को मारेगा या उसकी ग्रोथ कम करेगा। दूसरा एंजाइटी कहती है बेटा आपसे कि हमारे पास एंटीबायोटिक एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है एंटी मतलब अपोजिट लाइफ, पर किसी दूसरे मतलब ऑर्गेनिज्म के लिए, हमारे लिए तो लाइफ के लिए बना हुआ है, एक्चुअली बेनिफिशियल है। और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिस्कवरी, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डिस्कवरी। अब सुन लो ध्यान से, इसकी जो डिस्कवरी है बेटा वो एक्सीडेंटल डिस्कवरी है। डिस्कवरी कैसी है? एक्सीडेंटल और बाई चांस डिस्कवरी है। ऐसी डिस्कवरी के लिए एक वर्ड होता है, आपको पता हो तो, ऐसी डिस्कवरी के लिए एक वर्ड होता है, शायद आपको पता होगा, सेरेंडिपिटी कहते हैं उसे। सेरेंडिपिटी मतलब बाई मिस्टेक डिस्कवरी हो गई, सेरेंडिपिटी कहते हैं उसे। क्लियर? हाँ बेटा, सेरेंडिपिटी कहेंगे उसे, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, हुआ क्या था? एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग था। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग था। वो किस पे कर रहे थे? वर्किंग ऑन बैक्टीरिया जिसका नाम स्टेफाइलोकोकस है। स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे। आप समझ रहे हो? आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? हमारे पास साइंटिस्ट का नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जो किस पे काम कर रहे थे? वर्किंग ऑन बैक्टीरिया जिसका नाम स्टेफाइलोकोकस है। जिसका नाम क्या है? स्टेफाइलोकोकस है। तो हमारे पास बैक्टीरिया का नाम स्टेफाइलोकोकस है बेटा, स्टेफाइलोकोकस है बैक्टीरिया का नाम। उन्होंने क्या देखा बेटा? उन्होंने क्या देखा कि ये अनवॉश्ड प्लेट है। अनवॉश्ड प्लेट का मतलब अनवॉश्ड कल्चर प्लेट थी। देखो ध्यान से, ये अनवॉश्ड मतलब ना धुली हुई कल्चर प्लेट थी, कल्चर प्लेट थी बैक्टीरिया की। मतलब ध्यान से सुनो बेटा, नॉर्मली क्या होता है जब हम लैब में काम करते हैं, आपको बताता हूं मैं, लैब में काम करते हैं तो अगले दिन एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमने जो प्लेट्स यूज करी होती है, जिनमें एक्सपेरिमेंट किया होता है, उसको वॉश करके रख के जाते हैं ताकि दोबारा अगले दिन सामान यूज कर सके। ऐसा नहीं होता लैब में काम करने पर कि आपके सामान को कोई और वॉश करता है, आपको अपना काम खत्म करके लैब के रूल्स होते हैं उसमें होता है। तो उन्होंने क्या किया, कुछ प्लेट अनवॉश छोड़ दी जिसमें ये बैक्टीरिया प्रेजेंट था। तो जब वो कुछ दिन मान लो सैटरडे को चले गए, 2 दिन बाद आए वो, तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो पेट्री प्लेट थी, ये जो प्लेट थी, इसमें ध्यान से सुनेंगे, इसमें क्या हुआ? इसमें क्या हुआ? ये मान लो ये बैक्टीरिया की कॉलोनी थी। ये कौन से बैक्टीरिया थे? स्टेफाइलोकोकस थे। तो स्टेफाइलोकोकस उस जगह नहीं दिखे जहां पर एक माउल्ड ग्रो हो गया। यहां पर एक माउल्ड ग्रो हुआ। माउल्ड क्या होता है? फंजाई। तो यहां पर जब माउल्ड क्या होता है? फंजाई। तो हुआ क्या? देख लो ध्यान से, ये जब मतलब कुछ प्लेट अनवॉश छोड़ के चले गए तो यहां पर तो स्टेफाइलोकोकस की कॉलोनी थी। कॉलोनी का मतलब होता है बहुत सारे बैक्टीरिया। लेकिन जहां पर प्लेस वेयर माउल्ड क्या है? फंजाई। फंजाई ग्रो करी, वहां पर नो कॉलोनी प्रेजेंट थी। किसकी? स्टेफाइलोकोकस की। आपको समझ आया मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग काम कर रहे थे इस बैक्टीरिया पर।
उनकी प्लेट्स में ये बैक्टीरिया थे स्टेफाइलोकोकस, इन्होंने कुछ प्लेट्स को बिना धोए रख दिया 1 2 दिन 3 दिन के लिए। जब वो लौट कर आए तो उन्होंने देखा कि जहां पर कुछ फंजाई ग्रो किया है वहां पर बैक्टीरिया ग्रो नहीं किया। अब इस पर बेस 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं। पहला तो आपको मतलब साइंटिस्ट के नाम आ जाता है, दूसरा एक क्वेश्चन इकोलॉजी से आया था। इकोलॉजी में एक इंटरेक्शन होता है, नोट में लिख लो। इन इकोलॉजी अगले मतलब इकोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर में है वन इंटरेक्शन, मतलब एक तरह का इंटरेक्शन होता है बिटवीन टू स्पीशीज, उसे हम नाम देते हैं एमेंसलिज्म। उसे हम क्या नाम देते हैं? अमेंसलिज्म। अमेंसलिज्म क्या होता है? जैसे म्यूचुअलिज्म होता है ना, वैसे ही कुछ है। इसमें एक स्पीशीज को बेनिफिट, एक स्पीशीज को कोई फायदा नहीं, जीरो। एक स्पीशीज मान लो कोई स्पीशीज है, उस स्पीशीज ए को जीरो और स्पीशीज बी को मेरे पास क्या आ जाएगा? नेगेटिव। मतलब क्या हुआ? क्वेश्चन आया था नीट में। मतलब क्या हुआ? इस बैक्टीरिया और फंजाई के बीच में एक ऐसा इंटरेक्शन है जहां एक को तो नुकसान हुआ, किसको नुकसान हुआ? बैक्टीरिया को। फंजाई को कोई फायदा नहीं हुआ, वो तो अपना सिंपल ग्रो कर रही थी। तो दूसरी स्पीशीज को जीरो, तो फंजाई को कोई फायदा नहीं तो जीरो लिख रहे हैं, और दूसरी स्पीशीज को नुकसान, उसे हमने लिखा नेगेटिव से। इस तरह के इंटरेक्शन को अमेंसलिज्म कहते हैं। क्या बोलते हैं? अमेंसलिज्म। तो अमेंसलिज्म क्या होता है बेटा? अमेंसलिज्म होता है एक ऐसा इंटरेक्शन दो स्पीशीज के बीच में जिसमें एक को कोई फायदा नहीं हो रहा है और दूसरे को नुकसान पहुंच रहा है। आप समझ रहे हैं? बोलो बेटा। बेटा नेगेटिव और जीरो का क्या मतलब होता है? जैसे मैं कह रहा हूं कि आपको मेरे से फायदा पहुंच रहा है और मुझे आपसे मान लो फायदा पहुंच रहा है, तो हम दोनों पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है? प्लस प्लस। मान लो आप मुझे आपसे नुकसान हो रहा है तो मुझे माइनस और आपको फायदा हो रहा है प्लस। लेकिन ऐसा कुछ हो कि आपको नुकसान हो माइनस, मुझे कोई फायदा कोई नुकसान नहीं, जीरो। तो एक इंटरेक्शन का नाम दिया है अमेंसलिज्म, जिसमें एक स्पीशीज को नुकसान हो रहा है जिसका नाम क्या है? बैक्टीरिया। दूसरी स्पीशीज को ना फायदा ना नुकसान, वो फंजाई। क्लियर है? क्लियर? ये नीट का बेटा 2000 शायद 2019 का नहीं होगा, नहीं तो 18 का, एक में क्वेश्चन आया था, ये सेम ऐसा क्वेश्चन आया था, आप चेक कर लेना। क्लियर है? ठीक है, हाँ सही है, ठीक है, क्लियर है। आगे करते हैं बेटा, सुनो ध्यान से। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को क्या मिला? उसने बताया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या बोला बेटा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बोला, बताया कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बताया कि बेसिकली क्या है, जो ये था, क्या नाम है आपका? मोल्ड वॉस, जो मोल्ड था, मोल्ड वॉस पेनिसिलियम नोटेटम। जो फंजाई थी वो क्या थी? पेनिसिलियम नोटेटम थी। आप देख रहे हो, हमने पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई की भी बात की, और फ्रॉम विच केमिकल मिल रहा है, केमिकल जो एंटीबायोटिक है उसका नाम पेनिसिलिन है। तो पेनिसिलिन केमिकल है जो क्या है? एक एंटीबायोटिक है। जो क्या है? एंटीबायोटिक है। तो पेनिसिलिन एक केमिकल है जो हमारे पास एंटीबायोटिक है, ठीक है, ये एंटीबायोटिक है, ध्यान से सुनेंगे। दिस पेनिसिलिन इज केमिकल जो एंटीबायोटिक है। क्लियर है? सही है। और ये किसने किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया है ना, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया। तो अगर आपसे क्वेश्चन आए हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, है ना। क्वेश्चन आए आपको कि हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन, तो आप क्या लिखोगे? पेनिसिलिन, आप लिखोगे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। लेकिन उसका रोल एज एंटीबायोटिक किसने स्टैब्लिश किया? इनका रोल स्टैब्लिश किया किसने स्टैब्लिश किया बेटा? दो साइंटिस्ट हैं, अर्नेस्ट चेन एंड होवर्ड फ्लोरे। देखो हुआ क्या था, अब पेनिसिलिन डिस्कवर कर दी थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, और उसका एज ए एंटीबायोटिक रोल कैसे करेगा ये नहीं पता लग पाया। तो ये पता करा या इसको यूज किया एज एंटीबायोटिक किसने? अर्नेस्ट चेन और होवर्ड फ्लोरे ने। होवर्ड फ्लोरे उन्होंने क्या यूज किया बेटा? स्टैब्लिश रोल ऑफ पेनिसिलिन एज एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन एज एंटीबायोटिक। और ये रोल कब काम आया? ध्यान से सुनो, ये रोल काम आया, रोल वॉज यूजफुल फॉर वॉर पेशेंट। जो वॉर में इंजर्ड पेशेंट थे उन पे बड़ा काम आया, उनको क्योर करने में काम आया। कौन सी वॉर बेटा? सेकंड वर्ल्ड वॉर। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर अगर आपको नहीं पता है कब हुई थी, मैं बता देता हूं। सेकंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 तक हुई थी। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में अर्नेस्ट चेन और होवर्ड फ्लोरे ने क्या किया कि पेनिसिलिन किस तरीके से एंटीबायोटिक की तरह काम कर सकती है, कितनी कंसंट्रेशन में देना है, क्या उसका रोल रहेगा, कौन सी चीजों के लिए दे सकते हैं, ये काम किसने किया है? हमारे पास अर्नेस्ट चेन और होवर्ड फ्लोरे। होवर्ड डी है यहां पर, होवर्ड फ्लोरे ने। और इन्हें 1945 में इसी चीज के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। नोबेल प्राइज दिया गया था क्योंकि इन्होंने पेनिसिलिन को एज ए एंटीबायोटिक फंक्शन स्टैब्लिश किया, और यूएस के बहुत सारे वॉर इंजर्ड पेशेंट को क्योर करने में, क्योंकि चोट जल्दी से मतलब ऐसा हील नहीं होगा, अगर ये पेनिसिलिन यूज कर रहे थे तो जल्दी से हील करने में मदद किया। अब आजकल हम पेनिसिलिन यूज नहीं करते, रीजन ये बेटा, पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है जिसके काफी साइड इफेक्ट भी थे। तो आप जाओगे मेडिकल स्टोर पे तो पेनिसिलिन को एक अलग नाम से, क्योंकि वो एक सल्फा ड्रग भी है, पेंटेड सल्फा बोलते हैं उसे, इस नाम से लोग यूज करते हैं। पर अभी आजकल यूज नहीं किया जाता, एडवांस एंटीबायोटिक्स आ गई हैं जिनके साइड इफेक्ट कम है, क्योंकि पेनिसिलिन के अपने साइड इफेक्ट भी होते थे। पर पेनिसिलिन एक क्या थी? ऐसी ड्रग थी जो बहुत ज्यादा यूज की जा सकती थी, मतलब बहुत सारी डिजीज के अगेंस्ट एक तरीके की काफी इंपॉर्टेंट ड्रग होती थी, तो मतलब एंटीबायोटिक होती थी। पर उस समय ऑप्शन नहीं था तो काफी यूज की गई, है ना। उसके बाद फिर अदर एंटीबायोटिक आ गई, सिर्फ फंजाई नहीं बैक्टीरिया भी एंटीबायोटिक बनाता है। और मैं एक नोट लिख रहा हूं यहां पर, एक जीनस है स्ट्रेप्टोमाइसिस। स्ट्रेप्टोमाइसिस एक जीनस है, जीनस ऑफ बैक्टीरिया। ये बहुत सारी एंटीबायोटिक बनाता है, प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ एंटीबायोटिक। और अब बेटा हमारे पास इतनी सारी एंटीबायोटिक्स हैं जो बहुत सारी बैक्टीरिया से होने वाली डेडली डिसीज से बचाती हैं। क्लियर है? क्लियर? ध्यान से समझ में आ गया? क्लियर बेटा? बेटा एंटी पेनिसिलिन फंजाई ने बनाई है, फंजाई को भी माइक्रोब्स कहते हैं, आप देख लो स्टार्टिंग में लिखा था हमने। क्लियर है? मैं आपको फिर क्लियर कर रहा हूं, हमारे पास फंजाई के अलावा बैक्टीरिया भी एंटीबायोटिक बनाता है। स्ट्रेप्टोमाइसिस वो जीनस है जो एंटीबायोटिक बनाता है, ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिस जीनस है, इसका मतलब उसकी बहुत सारी स्पीशीज होती होंगी जो एंटीबायोटिक बनाएंगी। क्लियर है? ठीक। अब इसके बाद की बात सुनो, ध्यान से सुनना। मैंने यहां पर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम लिखा, मैंने यहां पर अर्नेस्ट चेन होवर्ड फ्लोरे का नाम लिखा। इन्होंने एज ए एंटीबायोटिक मतलब एस्टैब्लिश किया था, जिसको सेकंड वर्ल्ड वॉर में किया हमने। बहुत सारी ऐसी बैक्टीरियल डिजीज है, मैनी बैक्टीरियल डिजीज, ध्यान से सुनेंगे, मैनी बैक्टीरियल डिजीज जो कि डेडली होती थी, उनको क्योर करते हैं। मैनी बैक्टीरियल डिजीज क्योर बाय एंटीबायोटिक। अब उनको आसानी से क्योर कर लेते हैं। उनमें से कुछ के नाम एनसीईआरटी देती है, जैसे कि प्लेग, प्लेग से पहले पूरा गांव मर जाता था बेटा, ऐसा होता था प्लेग, ठीक है। दूसरा मेरे पास डिप्थीरिया, डिप्थीरिया, ठीक है। थर्ड मेरे पास लेप्रोसी, आप समझे, है ना, डिप्थीरिया वुपिंग कफ कहते हैं, लेप्रोसी हो गया, क्लियर, सही है। ट्यूबरकुलोसिस ये भी बैक्टीरिया से होती है। तो बहुत सारी ऐसी डेडली डिजीज हैं जिनसे काफी डेथ होती थी, क्लियर। अब क्या होता है, उनको हम क्योर कर लेते हैं, जैसे प्लेग है ना, इनको हम क्योर कर सकते हैं। क्लियर बेटा? यहां तक समझ आ रहा है? बच्चे विडाल क्यों लिख रहे हो इसमें? विडाल की तो जरूरत नहीं है। या सीनिया पेस्टिस लिख लो, सही है, बहुत सही। काली खांसी, ठीक है, हाँ
बहुत सही, आपने गो टू कह रहे हैं बेटा। प्लेग जो है हमारे पास स्किन बेस्ड है हमारे पास, है ना? हाँ ठीक है, क्लियर। तो आपको इतना ही करना है, मतलब ये डेडली डिजीज है, दीज आर डेडली, मतलब इससे डेथ हो सकती है। डेडली बैक्टीरियल डिजीज क्योर बाई बैक्टीरिया, सर क्योर बाई एंटीबायोटिक। आजकल सबसे ज्यादा डेथ इनमें से बेटा ट्यूबरक्लोसिस से होती है इंडिया में। ट्यूबरक्लोसिस जिसे हम टीबी कहते हैं, है ना? क्लियर। ट्यूबरक्लोसिस जिसे हम टीबी कहते हैं, माइकोबैक्टीरियम से होता है, वो सबसे ज्यादा रिस्पांसिबल है डेथ वगैरह के लिए, ट्यूबरक्लोसिस। और ट्यूबरक्लोसिस का जो मतलब बेसिकली इलाज आपको पता है काफी लंबा चलता है, बहुत सारे बच्चों को पता होगा। और इसके साथ दिक्कत ये है कि इसका इलाज इतना लंबा होता है उतने में बैक्टीरिया की स्ट्रेन रेजिस्टेंट हो जाती है। तो अभी क्या होता था, पहले ट्यूबरक्लोसिस को क्योर कैसे करते थे, इसकी कुछ दवाई आती थी, कोर्स होता था, उसको खाते थे, तो नॉर्मली लोग थोड़ा सा ठीक हो जाते थे, दवाई छोड़ देते हैं। उससे क्या हुआ, ये ट्यूबरक्लोसिस की जो स्ट्रेन थी वो म्यूटेट हो गई। तो पहले एक नॉर्मल ट्यूबरक्लोसिस था, फिर आ गया एमडीआर, एमडीआर मतलब मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी आ गया, फिर उसके बाद अब एक्सडीआर आ गया। पहले एमडीआर आया, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, उसमें बहुत सारी दवाइयां असर नहीं करती थी, फिर आ गया एक्सडीआर, एक्सट्रीम ड्रग रेजिस्टेंट टीबी आ चुका है। तो अब क्या करते हैं बेटा, जो ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट होते हैं, जो गवर्नमेंट सेटअप में इलाज कराते हैं, उनके लिए क्या किया हुआ है कि उनको बुलाया जाता है कि आप डेली बेसिस पर आओ और दवाई हम सामने खिलाएंगे, क्योंकि अगर वो दवाई छोड़ देते हैं तो उससे एक स्ट्रेन और म्यूटेट हो जाती है, क्योंकि उस पर ठीक से उसको एलिमिनेट नहीं किया गया, उसको छोड़ दिया गया कुछ दिन दवाई लगाकर, वो कहते हैं ना कि वो अपने आप को रेजिस्ट कर जाएगी। क्लियर? हाँ ठीक है बेटा, क्लियर, यहां तक समझ आ गया? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। क्लियर है यहां तक? अरे लेप्रोसी बेटा डिजीज है ना, लेप्रोसी किसी कुष्ठ रोग कहते हैं इसे, कुष्ठ रोग आपने सुना होगा, कुष्ठ रोग है ना, कुष्ठ रोग कहते हैं इसे। हाँ क्लियर है, ठीक है क्लियर है। तो ये आपके सामने है, ये आपके सामने है। हमारे पास प्लेग, डिप्थीरिया, लेप्रोसी, ट्यूबरक्लोसिस, ये सारी चीजें हैं आपके सामने जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर है, ये चीज समझो ध्यान से। अब इसके बाद आ गया जो मैं आपको और सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूं, जो आपको मतलब 3 चीजें बतानी है, मुझे ध्यान से सुनना। मुझे आपको बताना है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट कैसे मिलते हैं। क्लियर बेटा यहां तक? हाँ ध्यान सुनो, इसके बाद पढ़े स्कूल का असाइनमेंट, आपको किसी को चैप्टर वाइज क्वेश्चन चाहिए थे, मैंने 3-4 चैप्टर के दिए थे। अब मैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और मॉलिक्यूलर के भी देता हूं, जो सब्जेक्टिव टाइप थे, उनको भी सॉल्व करोगे उतना ही फायदा होगा। ठीक है क्लियर? हाँ आगे चलो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मेरी बात सुनो, सुनो ध्यान से। ये जो टॉपिक मैं करा रहा हूं, इस चैप्टर का सबसे ज्यादा क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मुझे माइक्रोब से क्या क्या मिलता है। सबसे पहले 4 माइक्रोब दे रखे हैं, और ये टेबल कैसे आएगी आपके स्कूल के एग्जाम में, टेबल बनी भी आ जाएगी जिसमें कोई मिसिंग होगा, नीट में भी आ जाता है ऐसे कैसा। तो जैसे मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मुझे माइक्रोब से एसिड मिलते हैं। माइक्रोब से मुझे क्या मिलता है, एसिड मिलता है। ठीक है, तो मेरे पास फर्स्ट है नेम ऑफ माइक्रोब। फर्स्ट मेरे पास क्या है, नेम ऑफ माइक्रोब है। क्लियर है, नेम ऑफ माइक्रोब। तो सबसे पहला मेरे पास माइक्रोब का क्या नाम है बताना ध्यान से। सबसे पहले मेरे पास नेम ऑफ माइक्रोब, माइक्रोब का क्या नाम है मैं लिख रहा हूं। देखो सबसे पहले मेरा एसिड का नाम लिख देता हूं। एक मैंने यहां लिखा लैक्टिक एसिड। मुझे बताओ लैक्टिक एसिड कौन बनाकर देगा? टाइप ऑफ माइक्रोब जो है, लैक्टोबैसिलस बनाएगा कि नहीं बताओ? लैक्टोबैसिलस एसिड बनाकर देगा। टाइप ऑफ माइक्रोब क्या है, वो बैक्टीरिया है। टाइप ऑफ माइक्रोब क्या है, बैक्टीरिया। दूसरा मैंने ध्यान सुनिए बेटा, दूसरा मैंने यहां पर लिखा ब्यूटाइरिक एसिड। ब्यूटाइरिक एसिड ये कौन बनाकर देगा? ये भी बैक्टीरिया बनाकर दे रहा है। और कौन सा बैक्टीरिया? क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम। बेटा ये बैक्टीरिया क्या बना के देता है, ब्यूटाइलिक एसिड बना के देता है। तो आपको 4 एसिड के नाम याद करने हैं। ये टेबल नीट में स्कूल के एग्जाम में बहुत ज्यादा आती है, मेरे हिसाब से 10 बार लिख के याद करना चाहिए आपको इसे। थर्ड मेरे पास है बेटा एसिटिक एसिड। आपने पढ़ा है थर्ड एसिटिक एसिड वर्ड सुना है? एसिटिक एसिड बनाने के लिए मुझे कौन सा बैक्टीरिया चाहिए? मुझे चाहिए एसिटोबैक्टर। मुझे कौन सा बैक्टीरिया चाहिए बेटा? एसिटोबैक्टर चाहिए। अच्छा मेरी बात सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनो। क्लोस्ट्रीडियम एक जीनस है, इसका एक बैक्टीरिया है क्लोस्ट्रीडियम टेटेनाई, वो करता है टेटनस। क्लोस्ट्रीडियम ध्यान सुनिए बेटा, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, बोटुलिनम सुनो ध्यान से। क्लोस्ट्रीडियम टेटेनाई टेटनस करता है। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम BOTULIUM वो करता है फूड पॉइजनिंग। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम स्पीशीज अलग है, वो क्या बना रहा है, ब्यूटाइलिक एसिड बना रहा है। ऐसे यहां पर एसिटोबैक्टर, एसिटोबैक्टर एसिटाई, ये भी बैक्टीरिया है, और ये क्या बना रहा है, एसिटिक एसिड। क्या बना रहा है ये, एसिटिक एसिड। क्लियर है ये चीज, समझ लो ध्यान से। तो लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, लैक्टिक एसिड बना रहा है। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम बैक्टीरिया है, ब्यूटाइलिक एसिड बना रहा है। एसिटोबैक्टर एसिटाई बैक्टीरिया है, एसिटिक एसिड बना रहा है। फोर्थ हमारे पास है, फोर्थ हमारे पास है एस्परजिलस नाइगर। एस्परजिलस फंजाई है बेटा। तो जो 4 एसिड दे रखे हैं उसमें एक ही फंजाई है बस, और वो क्या बना रही है, सिट्रिक एसिड। कौन सा एसिड बना रही है, सिट्रिक एसिड। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि 4 एसिड दे रखे हैं, चारों के माइक्रोब्स के नाम, उसमें से 3 बैक्टीरिया, एक फंजाई है एस्परजिलस नाइगर। एस्परजिलस नाइगर वो फंजाई है जो कौन सा एसिड बनाता है, सिट्रिक एसिड। अब अगर आपको नहीं याद है, एस्परजिलस एस्कोमाइसीज में आता है, जो फंजाई में आएगा एस्कोमाइसीज ग्रुप में। आपको नाम पता नहीं है तो चल जाएगा, पर एस्परजिलस इसमें आता है फंजाई, और क्या बना रहा है, सिट्रिक एसिड। क्या इतना क्लियर है, बताओ जल्दी बेटा, बताओ क्लियर है इतना? याद करने की ट्रिक पिटाई कर दूंगा मैं, जिसने ट्रिक की बात करी तुम्हें से। इसको लिख लो ना 10 बार। किस किस चीज की ट्रिक बनाऊं यार, तुमको समझ में नहीं आ रहा है। ट्रिक बहुत कम बनानी चाहिए, जितनी ज्यादा ट्रिक्स लगाओगे उतना भूल जाओगे फिर। सिंपल याद करो, आपको दिख लो लैक्टोबैसिलस तो याद हो जाएगा। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, ब्यूटाइलिकम से ब्यूटाइलिक एसिड हो गया। एसिटिक एसिड एसिटोबैक्टर, या तो खाली लास्ट वाला करना है, बाकी तो याद हो गया। क्लियर है? दिक्कत ये है बेटा, आप ट्रिक उस दिन भूल गए, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। याद कर लो ना, क्या हो गया, 10 बार लिख ले भाई, मेरे को भी तो याद है। मैंने ट्रिक थोड़ी बना रहा हूं ना, बता रहा हूं। जिसकी जरूरत पड़ेगी वो बताऊंगा आपको। आपको सिर्फ लास्ट वाला याद करना है, बाकी तो नाम से पता चल रहा है। ठीक है आगे आओ। अब मेरे पास कुछ एंजाइम होते हैं जो माइक्रोब से मिलते हैं, और उनके बारे में हमें पढ़ना होता है। सुनो ध्यान से, कुछ माइक्रोब से मिलने वाले एंजाइम होते हैं, उनके बारे में मुझे पढ़ना होता है। कौन से एंजाइम्स है जरा देखते हैं। सबसे पहले मेरे पास माइक्रोब का नाम है, मान लो सैकेरोमाइसिस, सैक्रोमाइसिस सेरिविसियाई, ये नाम लिख दिया। इसका रोल है इथेनॉल बना रहा है, इथेनॉल बना रहा है। तो इथेनॉल बनाने के लिए कोई एंजाइम तो होता होगा उसके अंदर, तो उस एंजाइम का नाम मैं लिख रहा हूं, एनसीईआरटी में नहीं है नाम, मैं अपने पास से बता रहा हूं। जाइमेज याद कर लो, इसके अंदर कौन सा एंजाइम होता है, जाइमेज। तो जाइमेज की मदद से इथेनॉल बनेगा, समझ आ रही है?
तो मैं क्या पढ़ रहा हूं, पहले मैंने पढ़ाया आपको एसिड, अब मैं पढ़ा रहा हूं कुछ ऐसे एंजाइम जो माइक्रोब से मिलते हैं, उनको उनका कुछ यूज है। अब देखो सेकंड में लिख रहा हूं लाइपेज। लाइपेज किससे मिलता है ये नहीं लिखा हुआ एनसीईआरटी ने, तो मुझे लिखना भी नहीं है, ठीक है। लाइपेज मुझे लिखना भी नहीं है किस माइक्रोब से मिल रहा है, पर मैं इसका रोल पढ़ रहा हूं। सुन लो ध्यान से, रोल क्या है इसका, इसका रोल क्या है, सुन लो बेटा ध्यान से। इसका रोल क्या है, रोल देखो क्या है लाइपेज का। लाइपेज वैसे आपको क्या पता चलेगा, ये डाइजेस्ट करता है ऑयल को, डाइजेस्ट करता है लिपिड को, नाम बता रहा है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखो आप में से बहुत सारे बच्चे ये फील करते हैं कि ठंड और गर्मी जो दो सीजन होते हैं, गर्मी में समर में कपड़े जल्दी गंदे होते हैं। रीजन क्या है, हमारी बॉडी जो ऑयल बनाती है उस पे स्टेन्स आसानी से चिपक जाते हैं। तो जो समर है उसमें कपड़े इसलिए गंदे होते हैं कि ऑयली स्टेन जो होता है वो इजीली, जो ऑयल होता है वो स्टेन को अचानक जल्दी से पकड़ लेता है। विंटर में कपड़े जल्दी गंदे नहीं होते, ठीक है, पहला बात तो ये हो गया। अच्छा, इसका मतलब ये हो गया कि कपड़ों पर डस्ट मेनली किसकी वजह से चिपकती है, ऑयल की वजह से। तो ये बात समझ में आ गई आपको। मैं रोल में लिख रहा हूं, रोल में इसके लिख रहा हूं बेटा कि मेरे पास जो डस्ट है, डस्ट मेनली स्टिक करती है किसकी वजह से, स्टिक ड्यू टू ऑयल, किसकी वजह से, ऑयल की वजह से। अच्छा, मैं क्या करूं, डिटर्जेंट पाउडर है उसमें अगर मैं ये एंजाइम मिला दूं तो ये एंजाइम क्या करेगा, ऑयली स्टेन को, ऑयल को डाइजेस्ट करेगा, आसानी से तोड़ेगा। तो लॉन्ड्री का जो डिटर्जेंट है उस लॉन्ड्री फॉर्मुलेशन में लाइपेज एंजाइम मिला देते हैं, उससे क्या होता है, वो उस ऑयल को ब्रेक कर देता है, तो उससे स्टेन हटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो लाइपेज किसके साथ मिक्स किया, लाइपेज इज मिक्स विद लॉन्ड्री फॉर्मुलेशन। लॉन्ड्री फॉर्मुलेशन का मतलब होता है लॉन्ड्री में यूज करने वाला डिटर्जेंट, वो क्या करेगा बेटा, वो रिमूव करेगा, रिमूव ऑयली स्टेन्स, जो धब्बे लगे हुए हैं ऑयली वाले उनको हटाएगा। तो हम एंजाइम्स के रोल पढ़ रहे हैं जो माइक्रोब से मिलते हैं। क्लियर है, बताओ जल्दी बेटा, ये समझ आया, ये समझ आया, बताओ ये समझ आया बेटा। हाँ, लाइपेज लिपिड डाइजेस्ट करता है, कपड़ों पे अगर आप ऑयल को डाइजेस्ट करवा दोगे तो लॉन्ड्री में डिटर्जेंट में मिक्स करना है। क्लियर वाला समझ आ गया, बताओ जल्दी, चाहिए ना, क्लियर। भाई थोड़ा सा तो पढ़ा दो, छुट्टी कर रहा हूं यार, तुम तो रोने लगते हो, थोड़ा सा पढ़ दे, है ना। हाँ क्लियर है, हाँ तो ये वाला आपको समझ आ गया। तीसरी चीज बेटा, तीसरी चीज पैक्टिनेज, बेटा पैक्टिनेज और प्रोटीएज। मेरी बात सुनो ध्यान से, आप फ्रूट्स वगैरह खाते हो, फ्रूट्स में ध्यान देना बेटा, हमारे पास क्या होता है, फ्रूट्स जो होते हैं, फ्रूट्स में हमारे पास काफी सारे फाइबर्स होते हैं। फ्रूट्स में काफी सारे क्या होते हैं, फाइबर होते हैं, फाइबर होते हैं। फाइबर जो होते हैं या तो प्रोटीन के बने होते हैं या वो किसके बने होते हैं, पैक्टिन के। तो जब आप इससे जूस निकालते हो, तो जब आपने ये फ्रूट जूस निकाला, इस फ्रूट जूस में मेरे पास क्या होता है, फाइबर्स आ जाते हैं, है ना। थोड़ा सा क्या होता है कि उसको पैकेज करने में, स्टोर करने में थोड़ा अजीब लगता है। असल में हम क्या चाहते हैं, एकदम क्लियर जूस चाहते हैं फ्रूट का, फ्रूट एकदम साफ जूस हो, ऐसा चाहते हैं, उनमें फाइबर ना हो। दूसरा, फाइबर को मैं डाइजेस्ट कर दूं तो जूस में न्यूट्रिशन ऐड कर देगा। मान लो प्रोटीन डाइजेस्ट कर दोगे तो मेरे पास, या फाइबर पैक्टिन डाइजेस्ट कर दोगे तो उसकी चीजें टूटकर जूस में जाएंगी। तो हम क्या करेंगे बेटा, हम क्या करेंगे, तो अगर मैं ये जो इसको मान लो पैक कर रहे हैं, हम लोग इसको पैक कर रहे हैं बॉटल में, इसको हमने बॉटल में ऐसे पैक कर दिया, है ना। हमने क्या किया बेटा, जो बॉटल थोड़ी अच्छी बना दो, तो कोई बच्चे कौन सी बॉटल बना रहे हो, ठीक है क्लियर। तो हमने क्या किया बेटा, बॉटल जो किया उसमें इसको हमने पैक कर दिया ऐसे, ये बॉटल में मैंने इसको पैक कर दिया। तो मैंने क्या किया है, सुनना ध्यान से, मैं क्या करूं, अगर एंजाइम यूज कर लूं पैक्टिनेज और प्रोटीएज यूज कर लूं एंजाइम, तो जो बॉटल जूस आएगा वो थोड़ा सा क्लियर होगा, क्लियर बॉटल जूस होगा। तो इसीलिए अगर मैं आपको यहां रोल बताऊं, पैक्टिनेज और प्रोटीएज क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, इट डाइजेस्ट प्रोटीन एंड पैक्टिन फाइबर, जिससे क्या होगा, प्रोटीन जूस क्लियर हो जाएगा, सॉरी जिससे क्या होगा, इट क्लियर पैकेज्ड फ्रूट जूस पैकेज फ्रूट जूस को क्या करेगा, क्लियर करेगा। आपको क्लियर होना चाहिए बेटा, पैकेज फ्रूट जूस को साफ कर देगा, बिल्कुल, मतलब उसमें न्यूट्रिएंट एकदम क्लियर आ जाएगा वो। आपको समझ आ रहा है यार। मैं एवोल्यूशन नहीं पढ़ाऊंगा, मनीष दुबे सर पढ़ाएंगे, जैसे ही टाइम लगेगा मैं उनको बोलूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, आपको कराया जाएगा। आपको जो पढ़ा रहा हूं उसको भी तो पढ़ो, ये भी तो सिलेबस में है, ठीक है। हाँ क्लियर है, अरे सही है, बताओ जल्दी से। नहीं आज एक्स्ट्रा क्लास नहीं है, तो जूस का क्या, सारे जूस वाले थोड़ी होते हैं, पल्पी वाले जूस तो क्लियर होना चाहिए ना, क्लियर मतलब उसको पता एकदम पैकेज में बढ़िया एकदम पता चले, नहीं तो वो नीचे सेटल हो जाएगा फाइबर, फिर देखने में खराब लगेगा। तो इसीलिए पैकेज जूस को बनाने के लिए हम प्रोटीएज और पैक्टिनेज यूज करते हैं, जो उसमें जो धागे होते हैं फ्रूट के उनको डाइजेस्ट कर देता है। क्लियर बेटा, उनको क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। क्लियर है, ठीक है क्लियर। अब एक लास्ट एंजाइम बता रहा हूं, दो चीजें नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, लास्ट एंजाइम बता रहा हूं, चलो कोई बात नहीं, लास्ट एंजाइम बता रहे हैं, ठीक है। अभी आपको एंजाइम उसी टेबल में लिखना चाहिए था, जगह नहीं है इसलिए लिख रहा हूं इसमें। एंजाइम के टेबल में 4 एंजाइम पढ़ने हमने यहां पर लिखा स्ट्रेप्टोकाइनेज, ये एंजाइम का नाम है। ये किससे मिलता है, स्ट्रेप्टोकोकस से मिलता है, किससे मिलता है, स्ट्रेप्टोकोकस से मिलता है, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस क्या है, बैक्टीरिया, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, बैक्टीरिया, मेरी बात सुनना ध्यान से। हमारे पास क्या होता है, देखो इधर बेटा, हमारे पास क्या होता है, मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं, ध्यान से देखना। मेरे पास ये ब्लड है, ये ब्लड की ट्यूब्स वगैरह है, ये मेरे पास ब्लड की ट्यूब्स है बेटा ऐसे। यहां पर कई बार क्या होता है, ब्लड की ट्यूब्स में ब्लड तो जा रहा है, उसके अलावा कुछ क्लॉट्स होते हैं, कुछ क्या होते हैं, क्लॉट्स, ये क्लॉट्स होते हैं। अगर ये क्लॉट्स फंस जाएं तो ब्लड की सप्लाई रुक जाती है। आप समझ रहे हो, ये ब्लड की ट्यूब है, ये ब्लड की मान लो सप्लाई है, ब्लड की ट्यूब है, कैपिलरी है हमारे पास, तो ब्लड की कैपिलरी जो है मेरे पास, उसमें ये क्लॉट्स हैं। अगर ये क्लॉट्स मान लो सप्लाई में फंस जाए, हार्ट की जो सप्लाई जाती है ना, कोरोनरी वगैरह, कोरोनरी जो मेरे पास कोरोनरी आर्टरी वगैरह जो सप्लाई ब्लड में जा रही है, हार्ट में जा रही है, अगर ये उसमें फंस जाए तो ये क्या कर सकते हैं, हार्ट अटैक ला सकते हैं, मायोकार्डियल इंफेक्शन कहते हैं। तो उस केस में क्या होता है, इसका इंजेक्शन लगता है स्ट्रेप्टोकाइनेज का। कभी बेटा अभी कभी आपको ऐसा पता चलेगा कि हार्ट अटैक वाले पेशेंट को ब्लड थिन करने के लिए कई बार एस्प्रिन दे देते हैं। एस्प्रिन क्या करता है, ब्लड की विस्कोसिटी थोड़ी कम कर देता है। उसके अलावा ब्लड में क्लॉट्स हैं, उस क्लॉट को डाइजेस्ट करने के लिए, डाइजेस्ट मतलब उस क्लॉट को बस्ट करने के लिए, वो क्लॉट खत्म हो जाना चाहिए, हम क्या करते हैं, हम कुछ केमिकल देते हैं जो नाम है स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम होता है। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम क्या करता है, इट एक्ट एज ए क्लॉट बस्टर। ये कैसे काम करता है, क्लॉट को बस्ट कर देता है, बस्ट का मतलब हटा देता है, इस क्लॉट को डाइजेस्ट कर देगा। उससे फायदा क्या होगा, ये हार्ट अटैक से बचाएगा। इट प्रिवेंट फ्रॉम मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, इट प्रिवेंट फ्रॉम मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, ये हार्ट अटैक से बचाएगा। तो इस चीज को क्लियर समझना है आपने, इस चीज को क्लियर समझना है कि स्ट्रेप्टोकाइनेज स्ट्रेप्टोकोकस है जो कि बैक्टीरिया है, वो किस लिए काम आएगा, क्लॉट बस्टर, क्लॉट को डाइजेस्ट कर देगा, क्लॉट को क्या कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा, जो प्रिवेंट करेगा किसको, हार्ट अटैक को, हार्ट अटैक बचाने में मदद करेगा। आपको समझ आ रही नहीं आई, बताओ जल्दी बताओ बेटा,
अरे समझ आई बेटा? एस्प्रिन देते हैं, मतलब मान लो तुरंत से पता चलता है हार्ट अटैक आया, एस्प्रिन देते हैं, ठीक है, क्लियर? एस्प्रिन पेन किलर तो होती है, पर वो ब्लड थिन भी करती है, वो भी देते हैं। उसके अलावा इसका इंजेक्शन लगता है स्ट्रेप्टोकाइनेस का, ठीक है, क्लियर? क्लॉट, देखो बेटा, क्लॉट मेरे हाथ में फंसेगा तो यहां सप्लाई कम होगी, लेकिन अगर हार्ट की ब्लड की सप्लाई कम हो जाए, हार्ट को अपनी सप्लाई अलग से भी चाहिए ना अपने टिश्यूज के लिए, वो कम हो जाएगी तो हार्ट की मसल्स मरने लगेगी, पेन होता है हार्ट में, उसे कहते हैं मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। उसे बचाने के लिए होता है ये, उसे बचाने के लिए हम इसे यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं? स्ट्रेप्टोकाइनेस को। तो आपने क्या क्या पढ़े? 4 एंजाइम पढ़े, सुनो कौन से 4 एंजाइम? पहला जाइनेस, दूसरा लाइपेज, लॉन्ड्री में लगाएंगे उसे, एल से लाइपेज लॉन्ड्री में यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये हो गए तुम्हारे पास ट्रिक हो गई है ना, कभी कहेंगे ट्रिक नहीं हुई कोई, ट्रिक नहीं, डायरेक्ट याद करो। तीसरा मैंने क्या बताया बेटा? स्ट्रेप्टोकाइनेस हो गया, एक हो गया लाइपेज, सॉरी प्रोटीएज और पैक्टिनेज, प्रोटीएज प्रोटीन और पैक्टिन के फाइबर को, क्लियर बेटा? सही, हाँ ये ट्रिक हो गई, एल फॉर लॉन्ड्री, एल फॉर लाइपेज। वाह, तुझे जब लॉन्ड्री और लाइपेज डायरेक्ट याद रह जाएगा तो फिर क्या करना है तुझे? हैं? लिख लेना भाई, आएगा डायरेक्ट, नीट में आएगा, ठीक है, क्लियर? सही है, चलो ठीक है, इतने पढ़ रहे आज, ठीक है, कोई ट्रिक नहीं, कुछ नहीं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, इसके आगे बढ़ेंगे, चैप्टर कंप्लीट भी करेंगे और डाउट्स भी लेंगे आपके। अगर कल हम लोग आपको एक्स्ट्रा क्लास शेड्यूल कर पाए तो डेफिनेटली करेंगे, जिसमें मैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के डाउट बताऊंगा और कुछ रिवीजन स्टार्ट करूंगा, और जो नॉर्मल क्लास में माइक्रो पढ़ाऊंगा, ये कर सकते हैं, सही, ठीक है। आज एक्स्ट्रा क्लास नहीं है, कृपया रोना बंद करें, जिसको बहुत ही दुख है मॉलिक्यूलर का, मैं उसको कराऊंगा, है ना, दुख मत मानो, है ना, दुख मत मानो, अभी आया हूं, कुछ टाइम दो कराने के लिए, ठीक है, और लास्ट तक आपको चाहे एक्स्ट्रा क्लास हो चाहे कैसे भी जुड़े रहेंगे, क्लियर है? चलो ठीक है, एंड करें सेशन, बाय।